Alright, good morning all of you. So this is our last revision class. कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे, जो पढ़ा रहे हैं उसी को क्या करवाएंगे, रिवाइज करवाएंगे. बट आपको तो पता ही है कि रिविजन करने से आप लोग का घर में जो क्षमता है पढ़ने का एक बूस्टर डोज मिल जाता है. वो क्या बोलते हैं ना, नाइट्रो. इट्स अ नाइट्रो. आइए, अच्छा सबसे पहले आप एसएम प्रिपेयर करिएगा घर में कि आईटी. आईटी तो अभी ताजा ताजा पढ़ा हुआ है ना आप लोग का, तो पहले घर जाकर के आईटी लर्न करिएगा. एसएम अगर आप बाद में भी पढ़ेंगे ना तो भी वो कंसेप्चुअल है, पूरा याद रहेगा. आईटी भी कंसेप्चुअल है, बट आपको आईटी तो क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा. तो अभी पढ़ाया हुआ आईटी घर जाकर के वो याद करोगे तो मजा पाओगे, नहीं तो बाद में जो है काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा. अच्छा ऐसा कर लेना, आईटी पढ़ पढ़ के बोल रहे हो तो 3-4 चैप्टर पढ़ ले, 5 चैप्टर 4 चैप्टर पढ़ ले, 1 चैप्टर बाद में कर लेना. बचेगा ही क्या, 4 चैप्टर कर लेंगे. पहले 4 चैप्टर आईटी का सल्टा दीजिए, फिर एसएम को पिकअप करिएगा. अच्छा दोस्तों, अपने फर्स्ट रिवीजन जब क्लास किए थे, इन द फर्स्ट रिवीजन क्लास वी हैव रिवाइज्ड हाउ मेनी चैप्टर्स. पहला 3 चैप्टर रिवीजन हो चुका था. ओके या Yeah, first 3 chapters were revised along with the questions and answers. So please come to chapter number 4, page number 58. पेज नंबर 58 में आइए, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. याद है प्लानिंग में अपने जब पढ़े थे तो इस तरीके से पढ़ते थे. प्लानिंग के बारे में बहुत सारा मिथ्स है. मिथ्स मतलब फॉल्स नोशन, फॉल्स परसेप्शन दैट प्लानिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. यू से प्लानिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. एंड व्हाट डू वी प्लान फॉर? द एनवायरनमेंट इज टोटली अनसर्टेन. व्हाई आर वी प्लानिंग? बिकॉज द एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन. नो नीड टू प्लान, द एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन. दैट इज व्हाई वी आर प्लानिंग. हैड द एनवायरनमेंट बीन सर्टेन देन दे वुड हैव नो यूज ऑफ प्लानिंग. अगर तुमको पता है कि तुम्हारा रैंक 2 आने वाला है, रैंक 3 आने वाला है, रैंक 1 आने वाला है, तुम कुछ प्लानिंग करेगा? नहीं. अगर तुमको पता है कि तुम पास होने वाले, इंस्टीट्यूट तुमको डिग्री देने वाला है, मान लो फीस भर दिया, इंस्टीट्यूट डिग्री देगा, बस बात खत्म. तुम पढ़ाई करेगा, प्लानिंग करेगा? बोलो बेशर्मो. तो बिकॉज द एनवायरमेंट इज अनसर्टेन, बिकॉज द एनवायरमेंट इज, so that's the very basis of planning. That is why we plan. And it's all myth that planning is a waste of time. No, it is not a waste of time. बुद्धि में जा रहा है. And because the environment is certain, that is the very reason for planning. देखिए पहला लाइन. There are several myths about planning as well. It is said that planning is often inaccurate. क्या फायदा प्लानिंग करके, वो तो inaccurate रहता है and is a waste of time. It reduces the flexibility in management. However, these myths are not true. In fact, the uncertainty of environment is the major reason for the planning, because the environment is, so that's the major reason for the planning. It does not stifle. Stifle मतलब कम कर देना. ये क्या stifle कर देता है flexibility? नहीं. It does not reduce the flexibility, rather it guides the management in the uncertain environment. So planning is not a waste of time and it does not stifle the flexibility of management, rather it guides the management in course of uncertain environment. फिर आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया कि प्लानिंग के करते समय हम लोग क्या सोचते हैं? व्हाट आर वी डूइंग, फॉर होम आर वी डूइंग, एंड हाउ टू इंप्रूव एंड एक्सेल. तो प्लानिंग करते समय हम लोग 3 चीज सोचते हैं. व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर वी डूइंग, फॉर होम आर वी डूइंग, एंड हाउ टू इंप्रूव एंड एक्सेल. फिर एक क्वेश्चन लिखवाए थे हम अपने बच्चों को, डिस्कस द स्टेजेस इन्वॉल्वड इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. दिखाई दिया क्या? डिस्कस द स्टेजेस इन्वॉल्वड इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. सबसे पहले विजन बनाओगे कि मिशन? पहले बनाओगे क्या? विजन. विजन के बाद मिशन. मिशन यानी भाई ऑब्जेक्टिव. अचीव पहले ऑब्जेक्टिव होगा कि विजन होगा? उसके बाद क्या होगा? विजन. बट पहले वी हैव टू एस्टैब्लिश अ विजन. जैसे आप लोग का विजन क्या है? इज्जत से सोच करके बोलना, सीए बनना मत बोलना, सक्सेसफुल पर्सन बनना. ये क्या है? विजन. टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, सक्सेसफुल एंड इंडिपेंडेंट इन योर लाइफ इज योर विजन. तुम्हारा सीए क्या है? मिशन. और इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है? आईपीसी. आईपीसीसी बोल करके कुछ नहीं होता.
वो तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए हम लोग को भी आईपीसीसी बोलना पड़ता है। बट कोर्स का नाम क्या? आईपीसी। फॉर्म भर दिए? क्या लिखा होता फॉर्म में? हाँ, आईपीसीसी। क्या लिखा था एग्जाम फॉर्म में? आईपीसी। चौक गए होगे, यही कोर्स है ना। अच्छा दोस्तों प्लीज, सो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्कस द स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर क्या चीज के बारे में था? एनवायरमेंट। याद है? फर्स्ट चैप्टर वाज बिजनेस एनवायरमेंट। सेकंड चैप्टर क्या था? सेकंड चैप्टर तो नाम ही था एसएम। सेकंड चैप्टर का नाम ही था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो एसएम सेकंड चैप्टर में अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज पढ़ते थे, जो अपने फर्स्ट क्लास में पढ़ लिए थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज क्या क्या रहता था बता? कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, बिजनेस और डिविजन स्ट्रेटेजी, फंक्शनल स्ट्रेटेजी, और विजन और मिशन पढ़े थे चैप्टर 2 में। और चैप्टर 3 किस नाम से जानोगे? मैट्रिक्स। तो चैप्टर 1 वाज एनवायरमेंट, चैप्टर 2 वाज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इटसेल्फ, जिसमें विजन, मिशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज पढ़ते थे। और चैप्टर नंबर 3 क्या था? मैट्रिक्स। अपना फेवरेट चैप्टर चैप्टर 3 था मैट्रिक्स। और चैप्टर 4 क्या है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में डिफरेंट स्टेजेस आर इन्वॉल्व ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। बोलो मुंह खोल करके। सबसे पहले एस्टैब्लिश व्हाट? विजन, देन एस्टैब्लिश मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, एस्टैब्लिश विजन, एस्टैब्लिश मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, देन क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजी, क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड देन द विजन, फिर इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजी, फिर मॉनिटरिंग द स्ट्रेटेजी, एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटेजी। एग्जीक्यूटिंग के बाद क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? डेवलपिंग द स्ट्रेटेजी यानी क्राफ्टिंग द स्ट्रेटेजी, फिर एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग। बताओ फटाफट 5 स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। पहले तो विजन बना देंगे, फिर ऑब्जेक्टिव एंड मिशन बना देंगे, फिर क्राफ्टिंग, क्राफ्टिंग यानी डेवलपिंग द स्ट्रेटेजी, डेवलपिंग द स्ट्रेटेजी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड विजन, इंप्लीमेंटिंग, अरे यार इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजी, फिर मॉनिटरिंग द स्ट्रेटेजी एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? अब देखो पांचों स्टेज को देखो। स्टेज 1 डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन। तो जब आप स्टेज 1 लिखेंगे डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, विजन क्या होता है उसको डिफाइन करेगा। दीवारें बोल उठेंगे रे बाबा। विजन में भी डिफाइंड एज रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। विजन इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। Vision is a roadmap of company's future. Vision establishes specifics of company technology, of company's geographical boundaries, products and consumers it wants to target. TCGP. Vision जब पढ़ाए थे ना चैप्टर 2 में, तो विजन में आपको एक शॉर्टकट बताए थे TCGP। TCGP, T फॉर टेक्नोलॉजी, जो कंपनी परस्यू करना चाहती, कंपनी कैसे टेक्नोलॉजी परस्यू करना, TCGP, T फॉर कंपनी कैसे टेक्नोलॉजी परस्यू करना चाहता है, कौन सा कंज्यूमर को टारगेट करना, कौन सा ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को टारगेट करना चाह रहा है, कौन सा प्रोडक्ट्स को टारगेट करना चाह रहा है। बेसिकली अ टाइप ऑफ कंपनी, अ काइंड ऑफ कंपनी विद द मैनेजमेंट इज वांटिंग टू क्रिएट। सो विजन इज बेसिकली अ थॉट दैट व्हाट काइंड ऑफ कंपनी द मैनेजमेंट इज विलिंग टू क्रिएट। एक बार चैप्टर 2 में जाइएगा, देखिएगा TCGP शॉर्ट में लिखवाया हुआ होगा। चैप्टर 2, टेल मी द पेज नंबर 27। देखो पेज नंबर 27 में TCGP किसके हाथ से लिखा हुआ है? तुम्हारा भूत लिखा है? नहीं, तुम ही लिखा है। देखो पढ़ो। विजन, विजन इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर विच प्रोवाइड स्पेसिफिक्स, है ना। स्पेसिफिक्स मतलब सीधा सीधा बात करता है। तो विजन एक रोड मैप है हमारा कंपनी का फ्यूचर का, और ये हम लोग को स्पेसिफिक बात बताता है कि कैसा टेक्नोलॉजी, कैसा कस्टमर, कैसा ज्योग्राफी और कैसा प्रोडक्ट हम लोग परस्यू करने वाले हैं। TCGP, टेक्नोलॉजी, कस्टमर, ज्योग्राफी एंड प्रोडक्ट मार्केट टू बी परस्यूड, द कैपेबिलिटी इट प्लान्स टू डेवलप and the kind of company that the management is trying to create. So vision basically evaluates the thought that what kind of company the management is trying to create. So stages of strategic planning में सबसे पहला स्टेज क्या? मुंह खोल करके फटाफट बोलो। डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन। अब उसके बारे में 2-3 लाइन लिख सकेंगे। विजन में भी डिफाइंड एज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर, इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक्स अबाउट टेक्नोलॉजी, कस्टमर, geography and product markets to be pursued. Basically a kind of company that the management is trying to create. Vision के बाद फिर setting क्या बताइए ना? हाँ, objective। तो setting objectives जो है उसमें हम आपको बोले थे, देखो objective में पेज नंबर 59 में आ गए।
अब ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, ये सबसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे ना रे बाबा। आपको एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेट करना है। देखो शॉर्टकट भी हम बता दिए थे, 2 पी है 2 ई है, फिर सीपीटी पीपी ई सीपीटी, उतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा। तो क्या क्या चीज के बारे में ऑब्जेक्टिव सेट करना है पीपी ई सीपीटी में? प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में, एम्प्लॉय रिलेशन के बारे में। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। सी से क्या होता है? कंपैरेटिव पोजीशन। सी से एसएम में तो खाली एक ही चीज है, कंपैरेटिव पोजीशन। फिर पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी। मक्खन की तरह समझ में आ रहा है? अब बताओ ये सब क्या, जो एक्रोनिम्स बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट में जो है ना एक इनिशियल, इसको क्या बोलते हैं? एक्रोनिम्स। क्या ये सब एक्रोनिम से तुम्हारा फास्ट लर्निंग होगा? भूलने का चांस नहीं रहेगा। पीपी ई सीपीटी, खाली एक बार फुल फॉर्म पढ़ लेना होगा। प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। सेट द ऑब्जेक्टिव अबाउट योर प्रॉफिटेबिलिटी। वी हैव टू सेट द ऑब्जेक्टिव अबाउट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मींस क्वालिटी। वी हैव टू सेट ऑब्जेक्टिव हाउ टू इंप्रूव एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, हाउ टू डेवलप आवर एम्प्लॉयज कैपेबिलिटीज। तो एक सेकंड, प्रोडक्टिविटी हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, फिर 2 ई है, एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, फिर सीपीटी है, सी से कंपैरेटिव पोजीशन है, पी से सीपीटी है रे बाबा, पी से वापस एक तो क्या है? पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर टी से टेक्नोलॉजी है। फिर हमारा क्वालिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? ये तो कितना बार पढ़ लिए, कितना सारे चैप्टर में आया। हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्या मेजरेबल होना चाहिए, रिलेटेड टू टाइम फ्रेम होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, कंक्रीट एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए। माय गॉड 4-5 नहीं लिख सकेंगे? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, कंक्रीट एंड स्पेसिफिक होना चाहिए। इट डिफाइंस आवर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे, डिफाइंस आवर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। बुद्धि में जा रहा है? और बताओ, रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, रिलेटेड टू टाइम फ्रेम होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, कंट्रोल। स्टेज 3। अच्छा, फिर बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच क्या बोलता है? कोई बता सकता है? बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच पता है क्या बोलता है? कि एक ऑब्जेक्टिव सेट मत करो, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव सेट करो एंड ट्राई टू अचीव द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव साइमल्टेनियसली। बुद्धि में जा रहा है? सो वी हैव टू, जैसे जैसे तुम लोग का ऑब्जेक्टिव खाली आईपीसी थोड़ी ना, तुम लोग 1-2 और कोर्स साइड में रखा होगा। माय गॉड, you have to become successful, all right, but to become successful you are not dependent on only one course, you are having multiple courses. My god, नहीं सर एक ही कोर्स है वो तो एक कोर्स, अल्टीमेट सक्सेस तो एक ही कोर्स दिलाएगा, वो सबको पता है। बट तुम साइड डिश तो रख के रखा है कि कम से कम कुछ नहीं हुआ तो शादी तो हो जाए, बीकॉम तो कर लो। तो सेट वन ऑब्जेक्टिव कि परस्यू मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, परस्यू मल्टीपल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू योर फाइनेंस, रिलेटेड टू योर different strategies. So we have to make different strategies relating to different goals and pursue them simultaneously ki one at a time, simultaneously. This is known as balance scorecard approach. इसको क्या बोलते हैं? लिखवा दिए थे ना मेरे बच्चों को balance scorecard. As for this concept, organization should pursue multiple objectives at the same time, which leads to competitive advantage. अच्छा, by the way, crafting मतलब क्या होता है? Developing the strategy to achieve what? Objective and mission. फिर stage 4 में क्या था बताना? हाँ, स्टेज 4 में इंप्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द, एंड हाउ टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजी हम आपको लिखवाए थे, रेफर पेज 60। देखो हाउ टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजी। हाउ टू बोलो बेसरमो, हाउ टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजी। 4 तरीका था ना, 4 वेज, 4 स्टेप्स इन इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजी। स्टाफिंग हम लोग सीख रहे हैं। एक सेकेंड, बड़ा वाला क्वेश्चन क्या है? बड़ा वाला क्वेश्चन तो यही है ना। बड़ा वाला क्वेश्चन क्या है? स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। पहला स्टेज क्या था? एस्टैब्लिश विजन। एस्टैब्लिश विजन, विजन के बारे में लिख सकेंगे? विजन इज एस्टैब्लिशिंग रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। इट प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक अबाउट कंपनीज टीसीजीपी, टेक्नोलॉजी, कस्टमर्स, ज्योग्राफी एंड प्रोडक्ट markets it want to pursue, basically type of company management is willing to create. Establish vision was the first stage. Then we have to develop objective. Develop objective related to, we have to develop objective related to productivity, profitability, employee relation, employee development, CPT, competitive position, public responsibility, technology. And the qualities of these objectives should be flexible, measurable, related to time frame, achievable, specific, motivating, creates a relationship with the environment, etc.
तो सबसे पहले आप क्या बनाए, विजन, फिर क्या बनाए, ऑब्जेक्टिव, दोनों को एक्सप्लेन कर दिए, फिर डेवलपिंग व्हाट, स्ट्रैटेजी, सिंगल स्ट्रैटेजी की मल्टीपल स्ट्रैटेजी, टू परस्यू मल्टीपल गोल्स एट द सेम टाइम, वी हैव डेवलप्ड आल्सो द स्ट्रैटेजी। फिर नाउ इंप्लीमेंट द स्ट्रैटेजी में 4 पॉइंट। जब आप इंप्लीमेंट करोगे स्ट्रैटेजी तो आपको स्टाफिंग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बना तो दिए, इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टाफिंग मतलब प्लेसिंग राइट पीपल एट द राइट जॉब, वी हैव टू प्लेस राइट पीपल एट द राइट जॉब। बजटिंग करना पड़ेगा, गिविंग देम द रिसोर्सेज, अगर बजटिंग नहीं करेंगे तो कोई भी कितना भी खर्चा कर देगा, मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज होगा, तो स्टाफिंग करो, फिर बजटिंग करो, फिर बेंचमार्किंग मतलब उन लोगों को बताओ स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड्स बता दो उन लोगों को बेंचमार्किंग करके, मोटिवेटिंग तो करना ही पड़ेगा तभी काम होगा। तो स्टाफिंग करो, प्लेसिंग राइट पीपल एट द राइट जॉब, स्टाफिंग के बाद बजटिंग करो, गिविंग देम द नेसेसरी रिसोर्सेज, बेंचमार्किंग करो, स्टैंडर्ड्स बता दो एंड मोटिवेटिंग। और फिर लास्ट स्टेज अपना था मॉनिटरिंग द स्ट्रैटेजी। तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस जब आएगा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के आप लिख सकेंगे क्या, बताओ। पहला क्या है, डेवलपिंग अ विजन, डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव एंड मिशन, क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी, मॉनिटरिंग द स्ट्रैटेजी। और अंदर का एक्सप्लेन कर सकेंगे सारा। और अगर खाली क्वेश्चन आया व्हाट आर द स्टेप्स टू इंप्लीमेंट द स्ट्रैटेजी, हाउ मेनी स्टेप्स टू इंप्लीमेंट द स्ट्रैटेजी, 4, स्टाफिंग, बजटिंग, बेंचमार्किंग, मोटिवेटिंग। विथ दिस खाली क्वेश्चन आया डिफाइन विजन तो लिख सकेंगे, खाली क्वेश्चन आया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लिख सकेंगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, पीपी, ईई, सीपीटी, क्वालिटीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लिख सकेंगे। विथ दिस ओके। फिर स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स, नेक्स्ट हेडिंग दिखाई दे रहा है क्या, मार्किंग देखो कितना खूबसूरती से हो रखा है। स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स में हम बात किए थे कि रेफर पेज नंबर 63 से लेकर के 60 कर लेंगे ना, कर लेंगे। स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव पेज 66 से 66 रेफर कर लेंगे बाद में। अभी पेज नंबर नेक्स्ट में आ जाओ, माइकल पॉटर का दर्शन करो। फिर यू डिफाइन माइकल पॉटर, हम आपको बोले थे हम माइकल पॉटर के फैन हैं, ये जेनेरिक स्ट्रैटेजी बनाया, क्या बनाया। तो जब क्वेश्चन आएगा, अब देख तेरे को आंसर भले याद है, कॉस्ट, लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस, लेकिन अगर क्वेश्चन याद नहीं है तो तेरा वाट लग जाएगा। क्वेश्चन आ रहा है डिस्कस जेनेरिक स्ट्रैटेजी, माइकल पॉटर नहीं बोला, खाली बोला डिस्कस जेनेरिक स्ट्रैटेजी, खुश। तो इसलिए पढ़ना चालू कर दीजिए। जेनेरिक स्ट्रैटेजी कौन बनाया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेनेरिक स्ट्रैटेजी याद है। जेनेरिक मतलब जीनस मतलब टाइप्स। So 3 types of generic strategies was made by Michael Porter, cost leadership, differentiation, focus। पूरा दुनिया आज ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, कॉस्ट, लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। सबसे पहला क्या है, हाँ, कॉस्ट लीडरशिप में क्या होता है समझ में आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन लोग जो है ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा एट अ वेरी लो कॉस्ट पर यूनिट, क्या इट विल बी अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, मतलब एकदम खराब भी नहीं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एट अ वेरी लो कॉस्ट पर यूनिट फॉर दोज कस्टमर्स हु आर वेरी मच प्राइस सेंसिटिव। जिन लोग थोड़ा भी प्राइस अगर बढ़ता है तो उन लोग प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देता है। तो कॉस्ट लीडरशिप इज फॉर दोज कस्टमर्स हु आर एब्सोल्युटली प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना दो एट अ वेरी लो कॉस्ट पर यूनिट, ये हो गया कॉस्ट लीडरशिप। एग्जांपल सैमसंग गुरु बनाता है 2000 रुपया 3000 रुपया के लिए, कॉस्ट लीडरशिप वाला लोग के लिए। डिफरेंशिएशन कुछ हट करके, डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट, बुद्धि में जा रहा है फॉर दोज कस्टमर्स हु आर रिलेटिवली प्राइस इनसेंसिटिव। वो रिलेटिवली प्राइस इंसेंटिव, उतना भी प्राइस इंसेंटिव नहीं है बट रिलेटिवली प्राइस, दे वांट सम डिफरेंट प्रोडक्ट बट दे आर रिलेटिवली प्राइस इंसेंटिव। एंड फोकस नीच कस्टमरों के लिए, याद आ रहा है, फोकस इज फॉर सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। सैमसंग ग्रैंड तो अपना हो गया डिफरेंशिएशन, और सैमसंग जो नोट वगैरह बनाता है, जो 60-70 हजार रुपया का आप जैसे अमीरों के लिए फोन बनाता है, वो है फोकस, वो है फोकस। जैसे आईफोन, फोकस, उसको वो कौन सा कस्टमर को टारगेट कर रहा है, प्राइस सेंसिटिव के इनसेंसिटिव के रिलेटिवली इनसेंसिटिव। वो सबसे महंगा फोन है, उससे महंगा कोई फोन नहीं है। आईफोन इज द कॉस्टलीस्ट फोन, आई होप यू नो दिस। हाथ उठाओ जिन लोगों के पास आईफोन है, कैसे दरिद्र बच्चे हैं, कोई बात नहीं जल्दी आएगा। कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। अब दोस्तों अब आपको कॉस्ट लीडरशिप का पॉइंट्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का पॉइंट्स। एक टेबल आया था हम लोग के लाइफ में, देखिए कॉस्ट लीडरशिप में हम लोग को ह्यूज कैपिटल चाहिए कि स्मॉल कैपिटल। ह्यूज कैपिटल, अरे बेशरम बच्चा बोला सर, एक बच्चा का सोच देखो कितना ऐसा है, बोला सर सस्ता प्रोडक्ट बनाना है तो हम लोग को कैपिटल ज्यादा क्यों चाहिएगा। अरे सस्ता प्रोडक्ट बनाना है तभी तो कैपिटल ज्यादा चाहिएगा, तब ना बल्क में प्रोडक्शन होगा। माय गॉड, जब तक मास प्रोडक्शन
तब तक कॉस्ट पर यूनिट कम होने वाला नहीं। आज चाइना में कॉस्ट पर यूनिट क्यों कम है? मास प्रोडक्शन। दीस पीपल डू मास प्रोडक्शन। देखता नहीं है बिकेगा कि नहीं बिकेगा, बनाता है बस, और फिर दूसरा कंट्री में डंप कर देता है सस्ता दाम पर। तो कॉस्ट लीडरशिप तो तभी होगा ना जब आप स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करेंगे कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए क्या ह्यूज कैपिटल चाहिएगा? क्या? ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग स्किल चाहिए। प्रोडक्ट में मेरे को इंजीनियरिंग स्किल नहीं चाहिए। प्रोडक्ट तो शानदार प्रोडक्ट बना रहे हैं कि यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आई हैव टू फोकस ऑन व्हाट? प्रोसेस, नॉट द प्रोडक्ट। इन कॉस्ट लीडरशिप वी हैव टू फोकस ऑन प्रोसेस की प्रोडक्ट, प्रोसेस। और लेबर को खुला छोड़ देंगे तब तो वो ताश पत्ता खेलना चालू कर देगा। इंटेंस लेबर सुपरविजन, उसके पीछे पड़ना पड़ेगा, फटाफट बनाओ क्योंकि ह्यूज मास प्रोडक्शन हो रहा है। तो कॉस्ट लीडरशिप में क्या क्या फीचर्स है कॉस्ट लीडरशिप टेक्निक का? ह्यूज कैपिटल चाहिए, इंटेंस लेबर सुपरविजन चाहिए, प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है, एंड ईजिंग मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक की कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, इजी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक रखना है, एंड लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या सिस्टम क्या होना चाहिए? लो कॉस्ट, मतलब मार्केटिंग वगैरह सस्ता होना चाहिए ज्यादा। अब तुम शाहरुख खान और कटरीना कैफ को साथ में मार्केटिंग करवाओगे तो तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट क्या घट जाएगा? क्या नाफ शनाब हो जाएगा। अब जैसे प्यूमा, सुने ही नहीं है रे बाबा, विराट कोहली के साथ 110 करोड़ का डील साइन किया, 110 करोड़, 110 करोड़। अब प्यूमा अगर 110 करोड़ विराट कोहली को देगा, किससे लेगा? कस्टमर लोग से लेगा ना। अब वो जूता का कॉस्टिंग 100-200 रुपया रहेगा, उसका प्राइस आएगा 8,000 10,000। अब प्यूमा का एक्सपोर्ट शूज करके खरीदिए, 8,000 के नीचे नहीं आएगा। 8,000 से चालू होगा, 15-20 हजार तक चला जाएगा। क्या है वो? 200 रुपए का कॉस्टिंग नहीं है, बट क्या है? ब्रांड है। वो कॉस्ट लीडरशिप है। प्यूमा कॉस्ट लीडरशिप है कि फोकस है? फोकस है। कौन 15,000 का जूता पहनता है बाबा? एक बार जब जवान थे तब खरीदे थे। हाँ, तो अभी 4 महीना पहले का ही बात बता रहे हैं। मतलब क्या बताएं दोस्तों, इतना महंगा कोई जूता होता है? बताइए। हाँ, अरे सामने वाला पार्टी गिफ्ट दिला रहा था, हम ले लिए। तो दोस्तों अब जैसे मेरी वाइफ वो गिफ्ट दिला रही है, हम बोले कैश दो, बोले कैश नहीं देंगे, तो दो, फिर यही दो। कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। तो चीज समझो, आपका मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सस्ता रहना पड़ेगा कि महंगा? सस्ता। कॉस्ट लीडरशिप तो तभी होगा ना। अब समझ ही नहीं रहे क्या बोल रहे हैं, बुद्धि में जा रहा है? तो कॉस्ट लीडरशिप का 5 तो फीचर बताओ मेरे को। ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड, प्रोसेस इंजीनियरिंग स्किल रिक्वायर्ड, प्रोसेस इंजीनियरिंग स्किल, इंटेंस लेबर सुपरविजन, लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इजी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक। डिफरेंशिएशन में प्रोसेस के ऊपर फोकस होगा कि प्रोडक्ट? क्योंकि प्रोडक्ट को थोड़ा डिफरेंट करना है, यूनिक बनाना है ना प्रोडक्ट को। डिफरेंशिएशन में किसके ऊपर फोकस करेंगे? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग स्किल का दरकार है, किसका? और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग स्किल के बाद हमको मार्केटिंग भी तो करना पड़ेगा ना उस प्रोडक्ट का रे बाबा। ये सब डिफरेंशिएशन हो गया। देखते चलो ना। अच्छा, पहले तो 2-2 लाइन एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बताइए, जब जेनेरिक स्ट्रेटेजी आएगा, यहीं पर याद हो चुका होगा अभी तक, जेनेरिक स्ट्रेटेजी का पहला टाइप क्या बताइए? कॉस्ट लीडरशिप में डैश दे करके क्या लिखोगे? कॉस्ट लीडरशिप में डैश दे करके, कॉस्ट लीडरशिप इज अ जेनेरिक स्ट्रेटेजी. Cost leadership is a generic strategy in which manufacturers will produce a very low cost per unit product for those customers who are price insensitive. Differentiation में आप लिखेगा, it's a generic strategy in which some different unique kind of product industry wide will be produced for those customers who are relatively price insensitive. And focus में आप लिखेगा for niche customers who are totally price insensitive. अब फिर उसका फीचर्स देखो, देखो टेबल में आ जाओ. ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप दिखाई दे रहा है क्या? देखो 5 तो फीचर था, अपने 500 रिवाइज किए. सस्टेन्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट समझ आ रहा है, मतलब लगातार इसमें कैपिटल डालना पड़ेगा, ह्यूज कैपिटल. प्रोसेस इंजीनियरिंग स्किल चाहिए कि प्रोडक्ट इंजीनियरिंग स्किल? और इंटेंस सुपरविजन ऑफ क्या चाहिए? लेबर. अच्छा, प्रोडक्ट्स डिजाइन फॉर ईज इन क्या बताओ? मैन्युफैक्चर. एंड लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. फिर डिफरेंशिएशन में स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग एबिलिटी होना चाहिए ना, मार्केटिंग अच्छा करना पड़ेगा. और प्रोसेस इंजीनियरिंग चाहिए कि प्रोडक्ट? कॉस्ट लीडरशिप में क्या चाहिए था? और डिफरेंशिएशन में क्या चाहिए? प्रोडक्ट इंजीनियर. और क्रिएटिव क्या चाहिए? फ्लेयर. फ्लेयर मतलब अ टच ऑफ क्रिएटिविटी, बस. और फोकस में कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. तो अच्छा ही है ना फोकस, तो तुम लोग को अच्छा ही लगा, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव. फिर पेज नंबर 63 से आ जाइए. यस, ग्रैंड स्ट्रेटेजीज जब आएगा, बताइए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रैंड स्ट्रेटेजीज आर देयर? 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज आर देयर है बाबा. स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन. सबसे पहला क्या था? स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन,
हाँ, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन। अरे यार स्टेबिलिटी है, एक्सपेंशन है, रिट्रेंचमेंट है, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब जब आपके पास एक एसबीओ की एक से ज्यादा एसबीओ है, एक से ज्यादा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है, तो कहीं स्टेबिलिटी, कोई एसबीओ में स्टेबिलिटी फॉलो कर लो, कोई एसबीओ में एक्सपेंशन और कोई एसबीओ में रिट्रेंचमेंट। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। सबसे पहला क्या था? डायग्राम बनवाए थे क्या हम आप लोग को? याद ही नहीं है बेशर्मो। पेज नंबर 72 में आओ बेशर्मो। हालत देख रहे हो? तुमको ये भी याद नहीं है कि डायग्राम बनाया गया था, इसलिए तो सर रिवीजन क्लास कर लेना अच्छा है। पेज नंबर 72, टाइप्स ऑफ, मुंह खोल करके बोलो सबसे पहला क्या था? हाँ, स्टेबिलिटी के बाद क्या था? एक्सपेंशन, देन वी हैव रिट्रेंचमेंट एंड देन वी हैव व्हाट? कॉम्बिनेशन। हे दोस्तों, सबसे पहले बताओ स्टेबिलिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी इज अ स्ट्रेटजी in which the businessmen are not trying to grow. There is no growth strategy adopted. They are just continuously trying to survive. So continuous survival is known as what? Stability. बुद्धि में जा रहा है? स्टेबिलिटी आप तब फॉलो कर सकते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने का दरकार नहीं है, जब इन्वायरमेंट आपका बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है कि स्टेबल है। जब इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा क्या है? स्टेबल है, लेस थ्रेटनिंग है कि मोर थ्रेटनिंग? So when the environment is stable, less threatening, then you don't have to do anything, just chill out, follow the strategy of stability. माथा मारी मत करो। नहीं समझा रहे बाबा? तो स्टेबिलिटी आप कब फॉलो कर सकते हैं? Continuous survival is known as stability. You don't have to do anything extravagant. Just keep on doing what you have been doing so far. This you can follow when the environment is stable and less threatening. और फिर क्या बताओ? Expansion. When the environment is changing very fast, then we have to what? Expand. अब एक्सपेंशन का देखो दो प्रकार बताए थे, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपेंशन, इंटेंसिफिकेशन मतलब डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपेंशन मतलब ग्रोथ। अरे एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? ग्रोथ दो प्रकार का होता है, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्स। इंटेंसिफिकेशन मतलब इंटरनल ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ। मुंह खोल करके बताओ, जो इंटेंसिफिकेशन है क्या चीज? यानी इंटरनल ग्रोथ। इंटेंसिफिकेशन यानी हाँ, वो चार प्रकार का होता है। माय गॉड, इंटेंसिफिकेशन याद है? इंटेंसिफिकेशन जो एनसॉफ बोला था, एनसॉफ, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट पेनिट्रेशन मतलब सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट। मार्केट डेवलपमेंट, जो चीज डेवलप करना है वो नया रहेगा। मार्केट डेवलपमेंट मतलब सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू मार्केट। फिर था अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नया चीज क्या है? तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सेलिंग, हाँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब प्रोडक्ट नया, सेलिंग न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट। और डाइवर्सिफिकेशन मतलब सेलिंग न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट। ओफ, तो एक्सपेंशन में सबसे पहला प्रकार क्या है? इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन का चार टाइप क्या है? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। और फिर दूसरा टाइप का एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सटर्नल ग्रोथ यानी डाइवर्सिफिकेशन। देखो डाइवर्सिफिकेशन भी चार प्रकार का होता है, वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, कंसेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट। वर्टिकल इंटीग्रेशन और क्या था? वर्टिकल इंटीग्रेशन और बताना, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, कंसेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट। सबसे पहले बता वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, कंसेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट। वर्टिकल में क्या होता है? हाँ? अरे वर्टिकल में फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, फॉरवर्ड बैकवर्ड पास तो फुटबॉल में भी होता है। वर्टिकल होता क्या है? वर्टिकल इंटीग्रेशन, when two businesses operating in different stages of same industry. Two businesses are operating in same stage, different stage of the same production supply. I repeat, vertical integration. Vertical integration is a type of merger. It's a type of between two businesses operating at same stage, different stage of the production supply chain. Different stages of, अब याद आ गया, different stages of production supply chain. Raw material supplier, finished good, transporter. Raw material वाला जो है ना, finished good को acquire कर लिया. Raw material manufacturer acquires finished good manufacturer. They are operating at same stage के different stage. एक है raw material stage पे, एक है finished good manufacturer वाला stage.
डिफरेंट स्टेज पर है, बट इन द सेम चेन ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई, इन द सेम प्रोडक्शन सप्लाई चेन, स्टेज इज डिफरेंट बट प्रोडक्शन सप्लाई चेन इज सेम। तो रॉ मटेरियल जो एक्स का बना रहा था, वो फिनिश गुड जो एक्स का बना रहा था उसको टेक ओवर कर लिया। ये क्या है? वर्टिकल फॉरवर्ड। फिनिश गुड बनाने वाला रॉ मटेरियल को टेक ओवर कर लिया, वर्टिकल बैकवर्ड। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? सेम स्टेज। हॉरिजॉन्टल में फिनिश गुड वाला एक फिनिश गुड वाला को अक्वायर किया, हॉरिजॉन्टल। रॉ मटेरियल वाला रॉ मटेरियल वाला को अक्वायर किया, हॉरिजॉन्टल। ट्रांसपोर्ट वाला ट्रांसपोर्ट कंपनी को अक्वायर किया, हॉरिजॉन्टल। कंसेंट्रिक क्या था? रिलेटेड। कंसेंट्रिक में क्या था? रिलेटेड। चाय वाला कॉफी वाला को अक्वायर किया, कंसेंट्रिक। कॉन्ग्लोमरेट अनरिलेटेड मर्जर, चाय वाला जूता वाला को अक्वायर किया, नहीं याद आया। पहचान कौन? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कंसेंट्रिक की कॉन्ग्लोमरेट। पहले डेफिनेशन से पहचानो। मर्जर बिटवीन टू बिजनेसेस विच आर ऑपरेटिंग इन सेम स्टेज, हॉरिजॉन्टल। सेम स्टेज मतलब हॉरिजॉन्टल। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई, वर्टिकल। रिलेटेड बिजनेसेस, हाँ, कंसेंट्रिक। अनरिलेटेड बिजनेसेस, कॉन्ग्लोमरेट। टी मैन्युफैक्चरर एक टी गार्डन को अक्वायर किया, चाय बनाने वाला चाय का बागान को अक्वायर किया। हाँ, टी मैन्युफैक्चर अक्वायर्स टी गार्डन, वर्टिकल बैकवर्ड। ओनर ऑफ टी गार्डन अक्वायर्स अ टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वर्टिकल फॉरवर्ड। चाय बनाने वाला को अक्वायर किया, हॉरिजॉन्टल। चाय कॉफी, हाँ, कंसेंट्रिक। चाय जूता, कॉन्ग्लोमरेट, नहीं याद आया। चाय बागान, चाय बागान। चाय वाला चाय बागान को अक्वायर किया, वर्टिकल बैकवर्ड। तो आप बहुत बार न्यूज में सुनेंगे, सीईओ लोग, बड़ा बड़ा सीईओ लोग बोलता है, या वी आर गोइंग फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ऑलरेडी वी आर फुल्ली फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड, इट्स द टाइम दैट वी लुक इनटू बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आप बोलेंगे क्या बोल क्या रहा है? अगर हम ऐसा बोले, ऑलरेडी आवर बिजनेस इज फुल्ली फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड, इट्स द टाइम दैट वी डू द एक्विजिशन सो दैट आवर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंप्लीट्स। मतलब फॉरवर्ड तो फुल्ली इंटीग्रेटेड है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो अपना पूरा अपना ही है। अब रॉ मटेरियल वाला जो है ना, उसको अक्वायर करने के बारे में सोच रहे हैं, नहीं समझ रहे बाबा। तो बहुत बार इंटरव्यूज में सीईओ लोग ऐसी बात करते हैं, वी आर ऑलरेडी फॉरवर्ड फुल्ली इंटीग्रेटेड, इट्स द टाइम दैट वी गो फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन। In couple of years, we'll be making several acquisitions so that our backward integration gets complete and we become a fully integrated company. नहीं बुद्धि में जा रहा है। तो ये होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। ओके, पेज नंबर 63। पेज नंबर 63 में देखिए, स्टेबिलिटी है। डिफाइन स्टेबिलिटी, एग्जाम्पल दिए थे क्या चीज का स्टेबिलिटी का, बताओ तो। पाले जी कभी कुछ नया किया क्या? नहीं। अरे बेशरम, पार्ले जी कभी कुछ किया? देखो कितना सुंदर सा एक तो आपको डायग्राम बना करके दिखा रखे हैं। देखिए पार्ले जी कभी कुछ नहीं किया। बिस्कुट का कलर, साइज, टेस्ट सब कुछ सेम था। अभी भी वो पार्ले जी का टेस्ट तुम्हारे मुंह पर आ जाता होगा। एक्सपेंशन में आओ। एक्सपेंशन कौन कर रहा है? टीसीएस के एक्सपेंशन में बिलीव करता है क्या? हाँ, टीसीएस का नाम सुना है ना रे बाबा। तो एक्सपेंशन में अपने टीसीएस का एग्जांपल पढ़े थे। रिट्रेंचमेंट याद है? पेप्सी ब्लू याद नहीं है? पेप्सी ब्लू करके एक बार आया था, आप लोगों को याद नहीं होगा। पेप्सी ब्लू आया था एक बार, हटा दिया, चला नहीं। कॉम्बिनेशन में देखो, अमूल बटर कभी कुछ किया? हाँ, नहीं। देखो कॉम्बिनेशन, अमूल का बहुत सारा एसबीयूज है ना रे बाबा, अलग अलग प्रोडक्ट है। जैसे अमूल का बटर सुने नहीं आप, कभी देखे नहीं अमूल का? सर वही खाते हैं हम लोग, अमूल का बटर ही खाते हैं। और कोई बटर खाता है तुम लोग? विश्राम, अमूल का बटर। बेटा अमूल बटर, बेटा क्या मक्खन जो आता है अमूल का, क्या उसको कोई भी कंपटीशन से थ्रेट है? नहीं। तो उसको कुछ एक्स्ट्रा करने का दरकार क्या है? वो खाली क्या फॉलो करते हैं? स्टेबिलिटी। वही वो जो छोटी सी बच्ची है, उसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। नकली बच्ची है वो, रियल नहीं है। तो स्टेबिलिटी, अटली वटली डिलीशियस। लेकिन अमूल ताजा, क्योंकि नया तो एक्सपेंशन मोड पर है। क्या बहुत सारा ड्रिंक्स अवेलेबल है बाजार में? हाँ बोलिए। हाँ,
मिल्क शेक्स वगैरह सभी अवेलेबल है बाजार में बहुत सारा। तो इसलिए ये एक्सपेंशन मोड पर है, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी फॉलो करेगा तो इसका कंपटीटर लोग इसको टिकने नहीं देगा। याद है एक तो चॉकलेट आता था ऐसा फंडू बोल करके, चला नहीं, अमूल का चॉकलेट कभी नहीं चला, तो आधा से ज्यादा चॉकलेट को ये रिट्रेंच कर दिया। आप लोग को याद नहीं होगा, फंडू बोल करके चॉकलेट आता था अमूल का। हाँ हम बोले भी थे, एक बच्चा बोला था नहीं अभी भी आता है, हम ले करके आ जा, वो ला नहीं सका। समझ में आया? बोला नहीं, अब कोई दुकानदार चलता नहीं होगा, दुकान एक्सपायरी डेट वाला रख रखा होगा 100 साल पुराना, तो क्या उपाय? फंडू। जैसे अमूल का फ्रूट एंड नट भी आता है, फंडू, ये सब रिट्रेंचमेंट हो गया रे। तो दोस्तों अमूल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट? कॉम्बिनेशन, बिकॉज इट हैज वन एसबीयू की सेवरल एसबीयूज। फॉर सम एसबीयू लाइक बटर इट इज फॉलोइंग स्टेबिलिटी, फॉर सम एसबीयू लाइक इट्स beverages it is following expansion, and for chocolates it is following retrenchment. फिर अपने पेज 66 में फॉलो पढ़े थे कि कब अपने स्टेबिलिटी फॉलो करते हैं। देखो स्टेबिलिटी क्यों फॉलो करते हैं? इट इज लेस रिस्की ना रे बाबा, और एनवायरमेंट जो हम लोग का है वो क्या है? स्टेबल। बेशर्मो फटाफट देखो, स्टेबिलिटी कब फॉलो करते हैं? व्हेन द रिस्क इज लेस एंड एनवायरमेंट इज स्टेबल। एक्सपेंशन कब फॉलो करते हैं? when the environment is changing। रिट्रेंचमेंट कब फॉलो करते हैं? जब एनवायरमेंट बहुत ज्यादा क्या थ्रेटनिंग, टिक नहीं सक रहे हो तुम। अच्छा, रिट्रेंचमेंट से फायदा क्या हो जाता है? जो अपने डॉग को, डॉग मतलब क्या? एक एसबीयू था ना रे बाबा अपना डॉग, जो अपने डॉग को रिसोर्सेस, कुछ तो उस पर भी रिसोर्सेस एलोकेट हो रहा होगा, वो तो बर्बाद हो रहा है रिसोर्सेस। तो अगर अपने रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो अपने डॉग से रिसोर्सेस छीन करके स्टार कैश का प्रॉब्लम चाइल्ड लोग को देंगे। सो इट इज ऑल अबाउट रीएलोकेटिंग द रिसोर्सेस। नहीं समझा रहे बाबा? इफ अ पर्टिकुलर एसबीयू इज डॉग, इज इट कंज्यूमिंग द रिसोर्सेस? इट इज स्टिल कंज्यूमिंग द रिसोर्सेस, बट इट इज नॉट गिविंग अस द डिजायर्ड प्रॉफिट। तो व्हाई टू गिव द रिसोर्सेस टू द डॉग? डॉग से रिसोर्सेस छीन लो। फिर देखो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कंसेंट्रिक, कांग्लोमरेट, दिखाई दिया क्या? और एकदम लास्ट में आ जाओ, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है? हाँ, इंटरनल रिट्रेंचमेंट है ये। एक बार में पूरा दुकान बंद नहीं करना है। शुरू में अगर नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, लॉसेस आ रहा है, नेगेटिव कैश फ्लो, लॉसेस, लूजिंग ऑफ मार्केट शेयर, एक बार में आप दुकान बंद कर दीजिएगा क्या? कि पहले जॉब कट्स करिएगा। तो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी इज एन एक्सटर्नल रिट्रेंचमेंट की इंटरनल रिट्रेंचमेंट। एक बार में शटर डाउन कर देना है क्या? कि पहले जॉब कट्स करना है, एक दो डिवीजन को बंद करना है, जो आप डिवीजन डिपार्टमेंट आपको नहीं चाहिए उस डिपार्टमेंट को बंद कर दो। बनाया? देखो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी क्या है? इट इज एन इंटरनल रिट्रेंचमेंट done by job cuts, closing a particular department rather than totaling selling of the business or liquidating the business। और इसका साइन कब क्या है कि टर्न अराउंड स्ट्रेटजी आप करना चाहिए? देखो नेक्स्ट पेज में कुछ साइंस है, डेंजर साइंस है कि अब इट्स द टाइम फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटजी फॉर यू। जब परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, नेगेटिव प्रॉफिट आ रहा है, डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटी एंड मिसमैनेजमेंट। कितना सिंपल है, सब कुछ नेगेटिव बताओ। नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, नेगेटिव प्रॉफिट, नेगेटिव कैश फ्लो, नेगेटिव प्रॉफिट, लूजिंग द मार्केट शेयर, डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटी, मिसमैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का ए एकदम निंजा की तरह, निंजा की तरह। माइकल पॉटर का जेनेरिक स्ट्रेटजी अलाउज माइकल पॉटर का विच स्ट्रेटजी? जेनेरिक अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू गेन कंपेटिटिव एडवांटेज बाय कॉस्ट लीडरशिप डैश एंड फोकस डिफरेंशिएशन। पॉइंट नंबर बी, डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट मतलब क्या? लिक्विडेशन ना, इज अ पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड अडॉप्टेड व्हेन अ डैश हैज बीन अटेम्प्टेड बट हैज प्रूव्ड टू बी अनसक्सेसफुल। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी बोलते हैं। बोलता है आप डाइवेस्टमेंट कब कर देंगे, आप पूरा लिक्विडेशन कब कर देंगे? टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के बाद। अब जैसे अभी हम लोग टर्न अराउंड स्ट्रेटजी पढ़े ना, शुरू में थोड़ा बहुत जॉब कट नहीं हो रहा, थोड़ा जॉब कट भी कर दिए, डिपार्टमेंट भी क्लोज कर दिए, और लॉसेस हो जा रहा है, ह्यूज लॉसेस, तब क्या करोगे? तब तो डाइवर्समेंट करना ही पड़ेगा। सो व्हेन इज डाइवर्समेंट अडॉप्टेड? व्हेन डैश इज अनसक्सेसफुल। पॉइंट नंबर 6, स्ट्रेटजीज डेलिबरेट सर्च फॉर प्लान ऑफ एक्शन दैट विल डेवलप अ बिजनेस डैश एंड कंपाउंड इट। अरे यार, स्ट्रेटजी से हम लोग बिजनेस का कंपेटिटिव क्या ढूंढते हैं? एडवांटेज, बिजनेस का कंपेटिटिव एडवांटेज ढूंढते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या तुम मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन लिख सकेगा?
क्या लिखेगा कॉम्बिनेशन में? व्हेन अ बिजनेस इज हैविंग मल्टीपल एसबीयूज, व्हेन अ बिजनेस इज हैविंग multiple SBUs and combination strategy is adopted which comprises of stability, expansion, retrenchment. फिर आप एक एक करके एक्सप्लेन कर देना. Stability is adopted for those SBUs which are facing relatively stable environment and the risk faced is less. Expansion strategy is adopted by those SBUs where the growth potential is high and the environment is changing. Retrenchment strategy is adopted by those SBUs who face a very threatening environment. नहीं लिख सकेंगे रे बाबा, तो लिख दीजिएगा कौन सा एसबीयू रिट्रेंचमेंट करेगा, स्टेबिलिटी करेगा, एक्सपेंशन करेगा. और अमूल वाला एग्जांपल दे देना. अमूल बटर इज स्टेबिलिटी. अमूल फॉलोज कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी फॉर एसबीयू. बटर के लिए स्टेबिलिटी, बेवरेजेस के लिए एक्सपेंशन, चॉकलेट्स के लिए रिट्रेंचमेंट. पॉइंट नंबर 3, डायरेक्शनल स्ट्रेटजी. भाई जो डायरेक्शंस वगैरह देगा लिखा हुआ यहां पर. फिर पॉइंट नंबर 4, कॉस्ट लीडरशिप पड़ा हुआ है. बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी. यहां का खाली पॉइंट 3 जो है ना आंसर वाला, आंसर से आप खाली जो पॉइंट 3 वाला पैराग्राफ है, द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ऑफ फर्म कैन अडॉप्ट, दिखाई दे रहा है क्या? वो 3 वाला पढ़ लेना और पॉइंट 5 वाला बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी पढ़ लेना. पॉइंट 3 और पॉइंट 5. करेक्ट इनकरेक्ट पूरा यहां पर सॉल्व है. ए से जे तक ब्रैकेट लगा दीजिए. ए से जे तक. ऐसे में क्वेश्चंस कम है ना, खाली हर चैप्टर में 3-4 ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, नाना नानी सब याद आ जाएंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में ही 20 क्वेश्चन होगा, तो आपको लगेगा कि एसएम में 4-5 क्वेश्चन है. अच्छा ना, ऐसा मोटिवेटिंग फील होता है. वही अगर हम अलग अलग सब क्वेश्चंस नहीं देते, क्वेश्चन नंबर सेपरेट कर देते, एक एक चैप्टर में 70 क्वेश्चन हो जाता, 70 क्वेश्चन. फिर वो आपके अंदर से कभी फील ही नहीं आता कि पढ़ाई करें. तो इसलिए क्वेश्चन 3 में ही हम सब क्वेश्चन को घुसा दिए हैं. क्वेश्चन 3 में आ जाए एकदम निंजा की तरह फटाफट भाग भाग करके पढ़ो. पॉइंट नंबर 1, डिफरेंशिएट क्लियरली बिटवीन फॉरवर्ड बैकवर्ड. कर सकेगा क्या? पॉइंट नंबर बी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी लिख सकेगा? कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, क्या था कंसेंट्रिक? रिलेटेड. कॉन्ग्लोमरेट लिख सकेगा? नीड फॉर टर्न अराउंड. ग्रैंड स्ट्रेटजी ऑल्टरनेटिव. व्हाट इज ग्रैंड स्ट्रेटजी ऑल्टरनेटिव? अरे चार्टो टाइप. फिर पॉइंट नंबर जी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, हॉरिजॉन्टल, कॉन्ग्लोमरेट, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन टॉप डाउन एंड बॉटम अप. टॉप डाउन से समझ में आ रहा है? टॉप डाउन में स्ट्रेटजी कौन बनाएगा? टॉप मैनेजमेंट, और एग्जीक्यूट लोअर. लेकिन बॉटम अप में क्या होगा? उल्टा. स्ट्रेटजी कौन बनाएगा? लोअर. कंसेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, ठीक है. पॉइंट नंबर आई, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है. पॉइंट नंबर जे, डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी. डाइवर्समेंट मतलब क्या? अरे रिट्रेंचमेंट. क्वेश्चन नंबर 4, अंडर व्हाट कंडीशन वुड यू रिकमेंड टर्न अराउंड? बताओ, व्हाट कंडीशन वुड यू रिकमेंड टर्न अराउंड? वही 5 पॉइंट. एक्सीलेंट. नेगेटिव कैश फ्लो, नेगेटिव प्रॉफिट्स, डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, डिटोरेटिंग फिजिकल फैसिलिटी, मिसमैनेजमेंट. फिर पेज नंबर 70 में आइए, एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटजी. दिखाई दे रहा है क्या? पेज 70 में थ्योरी, एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड. डिड यू फाइंड इट? पेज नंबर 70 में पहले आओ. 70, एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटजी. दिखाई दिया? स्टेज 1 से लेकर के स्टेज 5 तक पूरा ब्रैकेट लगा दो. क्वेश्चन 5 क्लास में ऑलरेडी सॉल्व है क्या? बोलो भाई सरमो. चलो एक बार पढ़ लो. तुम बताना कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस. पॉइंट नंबर 1, डेल कंप्यूटर हैज डिसाइडेड टू रिलाई एक्सक्लूसिवली ऑन मार्केटिंग. मार्केटिंग अभी पढ़े थे, डिफरेंशिएशन में होता है. और पॉइंट नंबर बी, our basic strategy was to charge a price so low, cost leadership. NDTV, a TV channel, has identified profitable audience niche, focus. Question number 6, what are acquisitions? लिख सकेंगे what are acquisitions? और acquisition मतलब क्या है? Expansion. Expansion through intensification की diversification. Very good. Acquisition मतलब expansion through diversification. कुछ एग्जाम्पल्स लिखने बोला है एक्विजिशन का. देखो नेक्स्ट पेज में हम बहुत सारा, तुमको यहां से पढ़ना नहीं है, तुम ऐसे ही लिख सकता. हम इतना सारा एग्जाम्पल दिए हैं. टाटा मोटर अक्वायरिंग जैगवर एंड लैंड रोवर. तो टाटा मोटर अक्वायरिंग जैगवर एंड लैंड रोवर. और बताओ. हाँ, व्हाट्सएप को कौन अक्वायर कौन किया? फेसबुक. फेसबुक अक्वायरिंग व्हाट्सएप.
बुद्धि में जा रहा है? दो ठो एग्जाम्पल पूछा था, आप दो ठो और भी लिख सकते हैं। टाटा टी हम आपको बताए थे, टाटा टी अक्वायरिंग लिप्टन एंड ब्रुक बॉन्ड। माय गॉड, क्या बोले थे हम? टाटा को जब बड़ा होना है, अब टाटा ऑलरेडी फैला हुआ है, अब अगर टाटा बोला हम चाय का धंधा चालू करेंगे, तो वो पहले चाय का दुकान खोलेगा, चाय पिलाएगा, फिर स्टॉल खोलेगा अलग अलग जगह, धीरे धीरे करके बड़ा होगा, क्या एक्वाजिशन कर लेगा, एक्विजिशन कर लेगा। तो टाटा टी बड़ा कैसे हुआ? ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन को अक्वायर करके। टाटा का कोरस वाला डील बताए थे, टाटा स्टील ने कोरस को अक्वायर किया, जिसको ये अपना एक्स चेयरमैन बेच दिया एसआरएस मिस्त्री, इसलिए उसको भी सैक कर दिया इन लोग। ठीक है, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस पॉइंट नंबर, हाउ कैन अ कंपनी डील विद स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी? वेरी गुड, हाउ कैन वी डील विद स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का स्टेजेस लिख देना, लिख दो, राइट स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सारा आंसर सॉल्व है, जो नहीं सॉल्व है वो हम लिखवा देते हैं। राइट स्टेजेस फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सर आपका मैथ क्या प्रैक्टिस मैनुअल कवर कर लेता है? 100%, 100%। एक तो सब क्वेश्चन भी नहीं छोड़े हैं, एक सब क्वेश्चन भी नहीं छोड़े हैं। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? पॉइंट नंबर 2, डिफरेंशिएट कंसेंट्रिक एंड, अरे यार प्लीज पकाओ मत, कंसेंट्रिक एंड वर्टिकल लिख सकेंगे आराम से। फिर चैप्टर 5 आज, चैप्टर 5 में तो हर एक चैप्टर का एक खासियत है। पहला चैप्टर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़े, दूसरा चैप्टर स्ट्रैटेजी, तीसरा चैप्टर मैट्रिक्स, चौथा चैप्टर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बारे में एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, ग्रैंड स्ट्रैटेजीज एंड जीनर माइकल पॉटर का जेनेरिक स्ट्रैटेजी ना, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। चैप्टर 5 में आइए। चैप्टर 5 में आपको खाली अलग अलग फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। मार्केटिंग इज अ फंक्शन, प्रोडक्शन इज अ, फाइनेंस इज अ, ह्यूमन रिसोर्स इज अ, अरे बोलो ना, ये सब अलग अलग क्या है फंक्शन? 4-5 फंक्शंस का नाम बताओ पहले। मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, लॉजिस्टिक, तो ये सब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब अलग अलग क्या है? अब बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू सेवरल फंक्शंस। अब ये सब फंक्शंस का तुमको क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रैटेजी। अब जैसे मार्केटिंग एक फंक्शन है, तो मार्केटिंग का फंक्शन का स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा आपको। मार्केटिंग का फंक्शन फॉर विच वी हैव टू मेक। तो आपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में 4P पढ़े थे, याद आ रहा है? वी हैव टू फोकस ऑन 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और फिर एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स में और 3 P आ गया था, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरनमेंट। तो सुनो ना, चाहे मार्केटिंग मिक्स आए तो 4P लिख करके बताना, अब एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स और 3P है। चाहे एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स आए तो बोलना एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स के पहले 4 P है। तो टोटल मार्केटिंग मिक्स आए या एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स आए, आपको 7P एक्सप्लेन करना है। पहले 4 P बताओ, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सबसे पहला क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आप लिख नहीं सकेंगे क्या? An organization should make a portfolio of the product in which it should keep on adding the new product and substituting the old and failed ones. I repeat, there should be a portfolio of the many products in which we should keep on adding the new product and dropping the failed and old ones. The products which lie in the declining phase of PLC product life cycle में क्या क्या होता है? Aging, सबसे पहले क्या होता है? Introduction, aging the last। सबसे पहले क्या होगा? Introduction, growth, maturity, decline। अरे वैसे PLC का 4 स्टेज है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। The products which are on the declining stage should continue or should be substituted। समझ में आ रहा है? फिर प्रोडक्ट के बारे में आप डीमैक, डीएमएवी के बारे में लिख सकते हैं। 6 सिग्मा पे पढ़े थे डीमैक, डीएमएवी, सुने नहीं? अरे बाबा, कि अगर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए तो इंप्रूवमेंट करो, और अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो सक रहा है तो वेरीफाई, नया प्रोडक्ट बना करके उसको वेरीफाई करो। माय गॉड, डिजाइन करो, डीमैक और डीएमएडीवी, डीमैक और डीएमएडीवी। जैसे थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत है तो क्या करोगे? इंप्रूव। और बहुत ज्यादा वेरिएशन है डिजायर्ड क्वालिटी और एक्चुअल क्वालिटी में, तो डिजाइन अ न्यू प्रोडक्ट। टाटा नैनो, डीमैक है कि डीएमएडीवी? डीएमएडीवी, नया प्रोडक्ट डिजाइन किया। फिर टाटा नैनो से टाटा नैनो ट्विस्ट, डीमैक। i20, डीमैक। एलिट i20, अरे i20 एलिट लाया ना, डीएमएडीवी। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट में चेंज करके, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट में चेंज करके डीमैक, और पूरा ही चेंज करेगा तो डीएमएडीवी। जैसे
i20 लाना क्या था, डीएमए डीवी, उसमें थोड़ा सा चेंज करके नया एलिट i20 लाना, डीमैक, बुद्धि में नहीं जा रहा क्या बोल रहे हैं, ज्यादा है, थोड़ा सा अगर चेंज का दरकार है क्या करोगे, इंप्रूव, एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इंप्रूव करो। लेकिन अगर एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट इंप्रूव नहीं हो सक रहा है तो डिजाइन अ न्यू प्रोडक्ट ऑल टुगेदर, डीएमए डीवी। हाँ ठीक है सर, याद आ गया, डीमैक एंड डीएमए डीवी, 2 टाइप्स ऑफ सिक्स सिग्मा था। अच्छा सुनो ना अभी, तो प्रोडक्ट में आपके पास कमी थोड़ी ना प्रोडक्ट के बारे में लिखने का। और बताओ, प्राइस, 2 तरीके से प्राइस फिक्स करते हैं, प्राइस स्कीमिंग एंड प्राइस पेनिट्रेशन। स्कीमिंग मतलब शुरू में ऊंचा दाम पर रखना कि नीचा दाम पर, ऊंचा दाम, फिर ग्रेजुअली रिड्यूसिंग, जो होता है स्कीमिंग। स्कीमिंग कब रखेंगे, जब ह्यूज कंपटीशन की लेस कंपटीशन, तब अपने इनिशियली सेट द प्राइस एट अ वेरी हाई लेवल एंड देन ग्रेजुअली रिड्यूस। एंड प्राइस पेनिट्रेशन इज अडॉप्टेड व्हेन देयर इज टू मच कंपटीशन। तो प्राइस पेनिट्रेशन एकदम कीपिंग द प्राइस एट अ वेरी लो लेवल, व्हिच इज टेम्पटिंग एंड नॉट टेम्पटिंग। किसको टेम्पटिंग कर रहा है, कंज्यूमर्स को, कि यार इतना सस्ता खरीद लो। तो 2 तरह के प्राइस फिक्स किया, स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन। प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, फिर क्या है, प्लेस इज एनवायरमेंट वेयर द प्रोडक्ट इज सोल्ड, फिर क्या है, प्रमोशन। प्रमोशन 4 तरीके से कर सकते हैं, बताओ, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन। पर्सनल सेलिंग क्या फेस टू फेस होगा, ओल्डेस्ट फॉर्म है। एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन में क्या फर्क है, एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी में क्या फर्क है, पहले ये बताओ। एडवर्टीजमेंट पेड मीडिया है, पब्लिसिटी अनपेड है। अब जैसे हम लोग के यहां से सारा रैंक हम लोग के यहीं से था, पता ही नहीं है रे बाबा। टोटल कितना रैंक है कलकत्ता में, टोटल 8 कलकत्ता से। जिन लोग थ्योरी ट्यूशन लिया, जिन लोग ट्यूशन लिया, अपने यहां से कितना है, 7 रैंक 2 कहां से है, तो उसको पैसा देकर के रैंक 2 दिलवाए, या उसको पैसा दिया कि बोल यहां से पढ़े, वो होगा तो एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। तो इससे क्या पब्लिसिटी होता है, झूठ मत बोलो। हाँ, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि सर जब इतना मेहनत कर रहे हैं, चलो अगर सर मेहनत नहीं करते, इक्का दुक्का रैंक बाई चांस आ जाता, 1 रैंक आ जाता, 2 रैंक आ जाता, बट 7 रैंक तो नहीं आता ना ओवरऑल, शुरू से लेकर के अभी तक। हाँ नहीं, ओवरऑल तो बहुत सारा है, एक टर्म में 7। मतलब ऐसा ऐसा बताओ लोग हैं जिन लोग यहां से रैंक कुछ आया नहीं और मैसेज आता है। अच्छा, सबको मैसेज जाता है, ये मैसेज सबको जाता कैसे है, अनएथिकल है, इट इज वेरी अनएथिकल। अच्छा, मेरे बच्चों को भी दूसरे जगह से मैसेज आता है 11 रैंक आया। अच्छा, मेरे बच्चे तो फिर हंसने लग जाते होंगे, इसे तो इंटीग्रिटी खराब होता है ना। आप समझ रहे हैं, व्हाट नॉनसेंस एंड क्रैप, मतलब रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी शुड बी अडॉप्टेड बाय देम। हाँ अच्छा, तो 4 टोपी में क्या था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रमोशन में एडवर्टीजमेंट क्या है, पेड, पब्लिसिटी इज नॉट पेड, एंड सेल्स प्रमोशन इज ऑर्गेनाइजिंग फेयर्स, एग्जीबिशन, गिविंग डिस्काउंट्स, ठीक है, गिफ्ट्स, ये सब क्या है, सेल्स प्रमोशन। फिर एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स में मोर 3 पीस था ना, मोर 3 पीस क्या था बताओ, पीपल, पूरा लिख देना। कौन बोला था, टेलर, अरे टेलर बोल रहे हैं यार, पीटर ड्रकर। हाँ, पीटर ड्रकर क्या बोला था पीपल के बारे में, इट इज द पीपल हु डिटरमाइन द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पीपल इंक्लूड एम्प्लॉइज एंड कस्टमर। फिर फिजिकल एविडेंस यानी एनवायरमेंट, स्पेशल के बारे में लिख देगा एनवायरमेंट में। और क्या था, प्रोसेस। प्रोसेस तो कितना बार पढ़ लिया होगा रे बाबा, एसएमआईटी दोनों में पढ़ा है प्रोसेस। तो सेट ऑफ एक्टिविटीज कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट, सेट ऑफ एक्टिविटीज व्हिच आर डिजाइन्ड टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टेक्निक, अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टेक्निक है। सोशल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग समझ आ रहा है कि हम ये मतलब किस लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। तो जब कोई भी आप ऐड देखते हैं जैसे सोसाइटी का भला, वो सोशल मार्केटिंग होता है। जैसे पतंजलि को देख लो, प्लेयर पेन, हाँ गजब, हम एग्जांपल दिए थे प्लेयर पेन वाला। ऋतिक रोशन का जो पेन का ऐड आता है, बोला कितने पेड़ों को काटोगे, ये लिखो, लिखते ही जाए प्लेयर पेन। मतलब वो पेन के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, वो बोल रहा है ये पेन यूज करोगे तो ट्रीज कम कटेंगे। वाह, ये एक तरह का मार्केटिंग है। कौन सा, सोशल मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग, सारा बैंक लोग का एक ही काम है, रिलेशन, ख्याल आपका, बंधन, नाम ही रिलेशन में रख दिया। बताओ ये सब क्या फ्लूक है कि स्ट्रेटेजी है, बाई चांस है कि स्ट्रेटेजी है। सारा बैंक लोग का टैगलाइन रिलेशनशिप से, रिलेशनशिप मार्केटिंग, ऐसी ख्याल आपका। UBI, the bank that starts with you, रिलेशनशिप मार्केटिंग है।
आप इन लोग का एड भी देखोगे रिलेशनशिप के ऊपर है। बंधन बैंक का तो नाम ही रिलेशनशिप मार्केटिंग है, रिलेशन बैंक। हाँ, बंधन बैंक रिलेशन बैंक। सर्विस मार्केटिंग, अपना सर्विस के बारे में बताते हैं। हाँ, टाटा स्काई की सर्विस कुछ है ही ऐसी। 500 किलोमीटर ट्रेवल करके गाड़ी से जा रहा है, मतलब हम लोग सैमसंग वाला, वो टीवी वाला, हाँ, वो सब क्या है? सर्विस मार्केटिंग। हम लोग क्या डैश समझा है? 2 किलोमीटर में तो आता नहीं है, 500 किलोमीटर ट्रेवल करके जा रहा है पूरा सुबह से लेकर रात तक। कौन सा मार्केटिंग है? सर्विस। पर्सन मार्केटिंग, यहां हम लोग प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, इंसानों को बेचते हैं। इंसानों को बेचते हैं कि ये इंसान पी रहा है ना, तुम भी पी। जैसे विराट कोहली को 110 करोड़ क्यों दे रहे हैं? वो यूज करेगा तो हम लोग भी यूज करेंगे। अब विराट कोहली जब से मान्यवर का ऐड करना चालू किया है, मान्यवर का ग्रोथ जो है ना 100% बढ़ गया, क्योंकि हम लोग सब विराट कोहली के फैन हैं। अब विराट कोहली जब कुछ अच्छा ऐड करता है कपड़ा पहन करके, आपका भी एक बार दिल करता होगा कुर्ता पजामा खरीद ही ले जा करके। सच बताओ, करता है कि नहीं करता है? देखे ही नहीं आप लोग, वो मैं ऐसे मुक्त हैं आप लोग। अब आप लोग इंसान नहीं रहे। पर्सन स्लाइस देखे हो? हाँ हाँ, आपका मन करता है कि नहीं करता है कि स्लाइस पी ले? तो पर्सन मार्केटिंग कि कटरीना दीदी पी रही हैं तो चलो पी लो सब, ताकि तुम्हारे मन में कोई गद्दा ख्याल नहीं आए। बढ़ो। इनलाइटेड मार्केटिंग, एक ही ऐड बेटा 100 साल चलाओ। विदाउट टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, एमडीएच मसाला, वो बूढ़ा वाला, उसका 300-400 ऐड उन लोग करवा करके रखा होगा ताकि इनलाइटेड मार्केटिंग होते जाए। डिफरेंशियल मार्केटिंग, हर दिन नया ऐड। हाँ, एयरटेल वाला लोग को देख, बाप रे, हफ्ता चेंज होता नहीं, उन लोग ऐड चेंज हो जाता है। डी मार्केटिंग, डी मार्केटिंग मतलब उल्टा, प्राइस वगैरह उल्टा बढ़ा देना, तो टू कंट्रोल द डिमांड। व्हेन द डिमांड इज वेरी हाई बट देयर इज अ सप्लाई कांस्टेंट, व्हेन देयर इज सप्लाई कांस्टेंट। और जैसे सभी को पता है कि सैटरडे संडे मूवी थिएटर्स भरा रहेगा, तो मूवी थिएटर लोग में प्राइस बढ़ जाता है। ओला ओवर को देख लो, पीक टाइम में उन लोग का दाम बढ़ जाता है। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, देखो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में तुमको क्या क्या डिसाइड करना पड़ता है कि तुमको कैपिटल शॉर्ट टर्म चाहिए कि लॉन्ग टर्म चाहिए। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, प्रेफरेंस शेयर से चाहिए कि कॉमन स्टॉक, मतलब क्या? इक्विटी। लीज करेगा कि बाई फिक्स द सेट? बताओ। अरे आप फिक्स द सेट खरीदेंगे कि लीज करेंगे? वो कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड करेगा। कैपिटल वेटिंग में अब तो सम कर लिया होगा तुम लोगों से, बोला था अभी तक हम लोग सम किए नहीं है। कैपिटल वेटिंग में सम आता होगा, टू बाई द फिक्स द सेट और लीज द फिक्स द सेट। डिविडेंड कितना देना है, फिर अकाउंट रिसीवेबल से 2 पॉइंट था, कितना टाइम पीरियड देना है और कितना डिस्काउंट देना है। व्हाट इज द टाइम पीरियड, व्हाट इज द डिस्काउंट, एंड कितना कैश इन हैंड रखना है। ये सब फाइनेंशियल डिसीजन है। अच्छा, हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, अलग अलग तरीका था ना वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का। फर्स्ट अप्रोच क्या था? नेटवर्थ। दोस्तों, एक बिजनेस का वैल्यूएशन कैसे पता चलेगा? नेटवर्थ से। नेटवर्थ क्या होता है? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। दूसरा तरीका देखो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। दूसरा तरीका देख रहे हो क्या? डिस्काउंटेड, लिखवाए होंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक हाथों से। क्या होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक? हाँ ना, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक मतलब क्या होता है कि आने वाले सालों में कितना कैश फ्लो आने वाला है, फ्री कैश फ्लो। सुनिए ना, कैबेज में फ्री कैश फ्लो, तो आने वाले सालों में कितना फ्री कैश फ्लो आने वाला है, उसको आज का डिस्काउंट कर लो, आज के रेट पर डिस्काउंट कर लो। नहीं समझा? देखो, 2 तरीका है मेरा औकात जानने का। अभी तक हम जितना कमा रखे हैं, एक वो, नहीं समझा रे बाबा, वो हिस्टोरिकल अर्निंग हो गया मेरा। बट जो हम फ्यूचर में कमाने, मान लो मेरा से फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं मेरा इकोनॉमिक लाइफ और 20 साल है, तो आने वाला 20 साल जो मेरा इकोनॉमिक लाइफ है, 20 साल में मेरा फ्यूचर कैश फ्लो को प्रोजेक्ट कर लो और उसको आज का रेट पर डिस्काउंट कर लो। ज्यादातर कंपनी लोग हिस्टोरिकल अर्निंग देखता है, यानी नेटवर्थ टेक्निक देखता है, कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अगर नेटवर्थ टेक्निक देखेगा ना तो फ्लिपकार्ट, इन लोग, स्नैपडील लोग जीरो में बिक जाएगा। जीरो में भी नहीं, नेगेटिव, मतलब उल्टा। तुम सुनना, तुम्हें खरीद, हम ही तेरे को रुपया भी देंगे, हमको ले भी ले, हम रुपया भी दे देंगे। बिकॉज इन लोग तो पास्ट क्या कमा रखा है? लॉसेस, ह्यूज लॉसेस। बट इन लोग का तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक यूज होगा ना रे बाबा।
अब आने वाला 20 साल तो इन्हीं लोग का है। वॉरेन बफे का नाम सुने हो? नाम ही नहीं सुना वॉरेन बफे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वॉरेन बफे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्वेस्टर। जैसे हम लोग का इंडिया में राकेश झुनझुनवाला है एक तो जो इन्वेस्टर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वॉरेन बफे। जितना वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है उतना कोई नहीं कर रखा है। सबसे ज्यादा पैसा इक्विटीज में वॉरेन बफे का, और वो टॉप 10 में आता है, टॉप 10 रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड में, एंड द richest investor of the world, richest investor of the world, biggest and richest investor of the world, वॉरेन बफे। वो ह्यूज स्टॉक खरीद रखा था, यानी इक्विटी शेयर खरीदा वॉलमार्ट का। कहां का? वॉलमार्ट क्या सुने हो? रिटेल चेन स्टोर है रे बाबा, जैसे बिग बाजार है ना रे बाबा, वो छोटा बाजार है, कोना है वॉलमार्ट का बिग बाजार। तो वॉलमार्ट वर्ल्ड वाइड है चेन स्टोर, उसका सारा शेयर बेच दिया वॉलमार्ट का। कौन? क्यों? बोला अब इसमें मेरे को ग्रोथ नहीं दिख रहा है, अब ई कॉमर्स में ग्रोथ है, आने वाला 15-20 साल ई कॉमर्स है। अमेजन में पैसा लगाया है। कौन? वॉरेन बफेट। वहां पर जीरो कर दिया अपना स्टेक, जीरो। कहां पर? वॉलमार्ट में। तो ई कॉमर्स अभी तक कमाया नहीं है, अब तो कमाना चालू करेगा। फ्लिपकार्ट ये सब का शेयर तो लिस्टेड ही नहीं है अभी तक, सब अनलिस्टेड कंपनीज है। 2018 तक देखिएगा फ्लिपकार्ट लिस्टेड हो जाएगा, नहीं होगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। वेट टिल 2018, यू विल सी फ्लिपकार्ट गेटिंग लिस्टेड। समझ में आ रहा है? उसके जो फ्लिपकार्ट के जो प्रमोटर्स लोग हैं उन लोग अभी कमाए थोड़ी ना है, खाली हवा में बात हुआ है, इतना नेटवर्थ है, कुछ कमा थोड़ी ना लिए। आप मेरे को खरीदने को तैयार हैं 5,000 करोड़ में, मिल गया मेरे को। रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है कि हम कर्ज में डूबे हुए हैं। फ्लिपकार्ट का बात कर रहे हैं हम, अपना बात नहीं कर रहे हैं। मेरा पास्ट रनिंग भी अच्छा है, फ्यूचर रनिंग उससे भी डबल है। अच्छा अभी हम क्या बोल रहे हैं? फ्लिपकार्ट में सुनना, रियलिटी क्या है फ्लिपकार्ट का मालिक लोग का? सब डेस्क लोग कर्ज में डूबा हुआ है, अभी तक प्रॉफिट का मजा उठाया है नहीं। लोग बोल रहे हैं 50,000 करोड़ में खरीद लेंगे, मिल गया मेरे को कि वैल्यूएशन हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? जब मार्केट में लिस्टिंग करवाएगा तब ना शेयर्स वगैरह जो है आसानी से बेचेगा। तो 2018 तक लिस्टिंग करवाना ही है इन लोग को, देखिएगा। अच्छा तो क्या बोल रहे थे हम? बिजनेस का वैल्यूएशन कैसे पता किया जाए? एक तो नेटवर्थ हो गया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक हो गया, और एक थर्ड अप्रोच पी मेथड वगैरह बताए थे ना रे बाबा, और एक मार्केट कैप। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मार्केट कैप किसका है? टीसीएस। अच्छा याद है आपको जब लॉ में बाईबैक पढ़ा रहे थे, बाईबैक में एक कारण बताए थे, लोग बाईबैक करते हैं टू गिव कॉन्फिडेंस टू शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। और सब अच्छा कंपनी करता है कि खराब कंपनी? अच्छा कंपनी का जब शेयर का दाम, तो सामने आकर के बोलते हैं हम बाईबैक करेंगे, पैनिक मत करो। टीसीएस कल ही अनाउंस किया, टीसीएस कल ही अनाउंस किया, क्योंकि उसका मार्केट प्राइस क्या है ना, गिरे जा रहा था। आपको पता है उसका मार्केट प्राइस 2200 रुपया पहुंच गया था। कितना? नॉर्मली रहता था 2500-2600 रुपया, बट आईटी इंडस्ट्री वो डोनाल्ड ट्रम्प के कारण सब खतरा है ना, तो 2200 रुपया पहुंच गया। बट टीसीएस को पता है उसका औकात क्या है? 2200 रुपया मार्केट प्राइस चल रहा था, 2850 रुपया बोला हम देंगे बाईबैक करने के लिए। नहीं समझा? 2850 में बाईबैक करेगा टीसीएस। तो अच्छा कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कभी करके रखेंगे ना, उन लोग नुकसान होने नहीं देगा। दिस इज इससे क्रेडिबिलिटी ऑफ टीसीएस बहुत घट जाएगा कि मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगा, मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ जाएगा। कि 2200 रुपया शेयर का दाम चल रहा है और कंपनी आकर के सामने बोल रहा है 2850 रुपया देंगे, और जैसे ही अनाउंस किया मार्केट में से और घटेगा कि और बढ़ जाएगा? और बढ़ेगा। अब सब लोग हासिल करना चाहेगा टीसीएस का शेयर। 2300, 2350, 2400 रुपया के आसपास हो गया, आज और बड़ा होगा। बुद्धि में जा रहा है? तो बाईबैक का एक रीजन था ना, टू गिव कॉन्फिडेंस टू शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। ठीक है, फिर प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, लॉजिस्टिक्स। कम ऑन, या लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी में क्या होता है? लॉजिस्टिक मतलब खाली इनपुट लाना नहीं होता, खाली रॉ मटेरियल लाना नहीं होता, इनपुट थ्रू एंड आउटपुट। सुनो ना, लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी मींस मैनेजिंग द मूवमेंट ऑफ स्टॉक इनटू, थ्रू एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
so that right products are available at the right time, right quality, right place, right price. पढ़ो लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी का डेफिनेशन पढ़ो. A process which integrates the flow of supplies into, through and out of an organization to achieve a level of service which ensures that right materials are available, right place, right time, right quality, right cost. फिर पता करना पड़ता है, देखो टिकी में, which sources of raw materials and components are available. कौन कौन सा सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट है, बता कौन कौन सा सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट है, पता करो. तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन कहां पर है, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी कैसा है, ठीक है. फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी. पहले प्रोडक्ट का क्या करेगा, डिजाइन स्टेप्स देखना. सप्लाई चेन में पहले प्रोडक्ट को प्रोक्योर करेगा, डिजाइन करेगा. प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हाट, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट. फिर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन. कुछ कुछ आउटसोर्स करेगा, एजेंट्स वगैरह को अपॉइंट करेगा, कस्टमर सर्विस देगा, परफॉर्मेंस मेजर करेगा, ठीक है, सारा सिंपल है. फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट था, और फिर ह्यूमन रिसोर्स. देखो ह्यूमन रिसोर्स पेज नंबर 77 में, ह्यूमन रिसोर्स में तुम सबसे पहले क्या करेगा, मैनपावर प्लानिंग. मैनपावर प्लानिंग मतलब रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, फिर ट्रेनिंग, अप्रेजल, परफॉर्मेंस. सिंपल सिंपल पॉइंट्स है ना ये सब. इसका क्वेश्चन आंसर कब सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसका क्वेश्चन आंसर पहले ही सॉल्व कर चुके हैं. ओबे सरमो, चैप्टर 6. चैप्टर 6 में कुछ रिवीजन लायक नहीं था. स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन. पहले फॉर्मुलेशन होता है कि इंप्लीमेंटेशन, हाँ, पहले स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट होता है फिर ना इंप्लीमेंट होता है, पक्का. पहले क्या होता है फिर क्या होता है, पहचान कौन. इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. फॉर्मुलेशन में आपको सोचना पड़ता है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है. और जो इंप्लीमेंटेशन है वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस थोड़ी ना, ऑपरेशनल, वहां तो काम करना है. कोऑर्डिनेशन बिटवीन फ्यू इंडिविजुअल. फॉर्मुलेशन करते समय क्या आप फैक्ट्री में लेवलों के साथ मिलकर के स्ट्रेटेजी बनाएंगे. टीसीएस 5 लाख लेवलों के साथ मिलकर के फॉर्मुलेशन करता है कि इंप्लीमेंटेशन. कम आदमी कब चाहिए, फॉर्मुलेशन. ज्यादा आदमी, इंप्लीमेंटेशन. इंट्यूटिव स्किल कहां चाहिए, फॉर्मुलेशन. एनालिटिकल स्किल, इंट्यूटिव स्किल, फॉर्मुलेशन. लेकिन लीडरशिप एंड मोटिवेशनल स्किल, इंप्लीमेंटेशन. इट इज पोजिशनिंग द फोर्सेस बिफोर एक्शन, फॉर्मुलेशन. वी हैव टू सेट द फोर्सेस बिफोर एक्शन. एंड पोजिशनिंग यानी मैनेजिंग द फोर्सेस ड्यूरिंग एक्शन, इंप्लीमेंटेशन. पढ़ो फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन. पोजिशनिंग फोर्सेस बिफोर एक्शन और वहां पर है मैनेजिंग फोर्सेस ड्यूरिंग एक्शन. फॉर्मुलेशन जो है इफेक्टिवनेस के ऊपर फोकस करता है, इंप्लीमेंटेशन एफिशिएंसी. ये इंटेलेक्चुअल है, वो ऑपरेशनल है. ये गुड एनालिटिकल इंट्यूटिव स्किल चाहिए, वहां पर मोटिवेशन, लीडरशिप. या फ्यू इंडिविजुअल चाहिए, वहां मैंने इंडिविजुअल चाहिए. फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर था ना. फंक्शनल स्ट्रक्चर में अपने क्या करते हैं बताओ तो, ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन वाइज डिवाइड करते हैं. प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस, माय गॉड, फंक्शन स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड इनटू फंक्शंस. फंक्शनल मैनेजर अपॉइंट करते हैं. आप मेरे प्रोडक्शन मैनेजर हैं, आप मेरे फाइनेंस मैनेजर हैं, आप मेरे मार्केटिंग मैनेजर हैं. डिविजन स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रोडक्ट वाइज डिवाइड करते हैं. आप प्रोडक्ट ए के मैनेजर हैं, आप प्रोडक्ट बी. आप प्रोडक्ट ए के मैनेजर हैं, प्रोडक्ट ए का प्रोडक्शन से लेकर के मार्केटिंग आप ही करेंगे. प्रोडक्ट बी का प्रोडक्शन से मार्केटिंग आप, प्रोडक्ट सी का आप. ये क्या होता है, या तो प्रोडक्ट वाइज डिवाइड कर सकते हैं या बाउंड्री वाइज. अरे ज्योग्राफिकल बाउंड्री वाइज, नॉर्थ तेरा, साउथ तेरा, ईस्ट तेरा. नॉर्थ में कौन सा प्रोडक्ट तुम देखेगा, हाँ, और नॉर्थ में कौन सा फंक्शन तुम देखेगा, सारा. तेरे को बुद्धि में नहीं जा रहा है. सबसे पहले फंक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है. फंक्शन स्ट्रक्चर में आप मेरे मार्केटिंग में, आप मेरे मार्केटिंग मैनेजर हैं. आप किस प्रोडक्ट का मार्केटिंग देखेगा, सारा फंक्शन. मैनेजिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स. बोलो, पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट. ये फंक्शन स्ट्रक्चर है. डिविजन स्ट्रक्चर में मैनेजिंग ऑल फंक्शंस, मैनेजिंग ऑल बट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. एसबीयू, अरे बे शर्मो, एसबीयू कुछ तो शर्म कर लो. चैप्टर 3. मैट्रिक्स क्या था, कॉम्बिनेशन. हाँ, दोनों फंक्शनल और डिविजन दोनों कंबाइन है. नेटवर्क मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं, नेटवर्क मतलब स्ट्रक्चर की नॉन स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, समझ में आया. अब जैसे जो भी फेसबुक वगैरह इन लोग है, फेसबुक है, गूगल का ऑफिस है, ये नॉन नेटवर्क स्ट्रक्चर है, मतलब नॉन स्ट्रक्चर है. समझ में आया.
मतलब इन लोग ऐसा कोई फंक्शन वगैरह नहीं बना रखा, सबको सब कुछ काम आना चाहिए। तो ये सब नया नया इनोवेटिव सोच है गूगल और फेसबुक इन लोग का। मतलब कोई टाई सूट वगैरह कोई फॉर्मल्स में पहन करके नहीं आना है, हाफ पैंट में भी आप जा सकते हो गूगल का ऑफिस। हाँ जाता है एम्प्लॉय लोग, हाँ कैजुअल्स में। सीढ़ी नहीं है गूगल का ऑफिस में, एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर में आना है तो पता कैसे आता है उन लोग, स्लाइड है। बचपन में बैठे थे ना तुम स्लाइड में, ऊपर जिन्होंने कुछ वैसा बना रखा होगा, स्लाइड में तुम बचपन में कैसे बैठता था? ऊपर जाने का वैसा वाला बना रखा है और स्लाइड है, बताओ। तो ये सब है। फिर अपने इस चैप्टर में लीडरशिप के बारे में पढ़े थे ना, पेज नंबर 87 में आओ। 87 में लीडरशिप क्वालिटी, स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। लीडरशिप क्वालिटी बीचों बीच है, स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ स्पिरिट डेकॉप्स, मतलब क्या, यूनिटी, हम साथ साथ हैं हिंदी में। कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस, मतलब प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव बोथ। फिर दो लीडरशिप स्टाइल था, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड व्हाट, ट्रांजैक्शनल। मेरा करिश्मा चार्म एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांजैक्शनल में डेडलाइन दे देते हैं, इस तारीख तक काम नहीं हुआ तो निकाल देंगे, तुमको खुला छोड़ देते हैं, अपने आप काम करो, ट्रांसफॉर्मेशनल। गाइडलाइंस एंड डेडलाइंस आर सेट, ट्रांजैक्शनल। फिर स्ट्रेटेजिक चेंज के बारे में पढ़े थे अपने इस चैप्टर में। सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। हाउ डू वी रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज? बाय डूइंग स्वॉट। देखो स्वॉट को गोला करवाए होंगे। क्रिएटिंग अ शेयर्ड विजन टू मैनेज द चेंज, मतलब एम्प्लॉय लोग को अपना विजन समझाओ। फिर इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज यानी इंप्लीमेंट द चेंज। उसके लिए आपको अनफ्रीज द सिचुएशन, जो काम करने का तरीका पहले उसको रोको, अनफ्रीज करो। फिर चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन एंड वापस से क्या कर दोगे, रिफ्रीज। स्ट्रेटजी कंट्रोल में आओ, ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल इट मींस कंट्रोलिंग द प्रोसेसेस। ऑपरेशनल कंट्रोल में क्या लिखेगा, इट मींस कंट्रोलिंग द, और प्रोसेसेस में वो की सक्सेस फैक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस। देखो हम पे नंबर भी लिखवा रखे होंगे 97 में, वो बीपीआर के बारे में लिख देना है। फिर मैनेजमेंट कंट्रोल, कम ऑन यार, मैनेजमेंट कंट्रोल मतलब कंट्रोलिंग व्हाट, मैनेजमेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में लिख देना। बता डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, सब वही फंक्शनल, डिविजनल, बता ना, फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक्स, नेटवर्क, चार्टो बता ना, 5 बता, फंक्शनल, डिविजनल, एसबीओ, मैट्रिक्स, नेटवर्क स्ट्रक्चर। फिर स्ट्रेटजी को कंट्रोल करने के लिए आपको प्रीमाइस कंट्रोल करना पड़ता है। प्रीमाइस मतलब बताओ, एजम्पशंस। अरे स्ट्रेटजी हम लोग ऐसे बनाते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सम एजम्पशंस। तो जैसे जैसे अपना एजम्पशन क्या होता जाता है, चेंज। जो आपने एज्यूम किया था अगर वैसा नहीं हुआ तो स्ट्रेटजी को भी अपने को क्या करना पड़ेगा, चेंज। फिर स्ट्रेटजी सर्विलियंस मतलब क्या होता है बताओ तो? स्ट्रेटजी बना करके छोड़ दिया कि मॉनिटर करना। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, आतंकवादी हमला हो गया, फ्लड आ गया। फिर इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। कॉर्पोरेट कल्चर तुम्हारा अलाई है कि ऑब्स्टेकल है? अलाई कि ऑब्स्टेकल, दोनों। अलाई ऑब्स्टेकल दोनों भी हो सकता है। अगर तुम रूढ़िवादी विचारधाराओं को चेंज नहीं करे तो क्या है, ऑब्स्टेकल। लेकिन अगर तुम्हारा कल्चर ही ऐसा है कि तुम्हारा कल्चर बनाया हुआ कि तुम चेंज में विश्वास रखते हो तो क्या है, अलाई। तुम्हारा कल्चर ऐसा है कि तुम चेंज में विश्वास नहीं रखते, ऑब्स्टेकल। तुम्हारा कल्चर ऐसा तुम चेंज में विश्वास करता है, अलाई। इसका भी आपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए हैं बेशर्मो। कब होगा इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व? हो चुका सर। चैप्टर 7। या कम टू चैप्टर 7, रीचिंग स्ट्रेटेजिक एज। रीचिंग स्ट्रेटेजिक एज मतलब रिमेनिंग अहेड ऑफ आवर कंपेटिटर बाय फॉलोइंग 4 स्ट्रेटेजीज। इस पूरा चैप्टर में खाली 4 स्ट्रेटेजी था। क्या क्या? बीपीआर, बेंचमार्किंग, पीक्यूएम, सिक्स सिग्मा। बीपीआर, बेंचमार्किंग, पीक्यूएम, सिक्स सिग्मा। सबसे पहले क्या था? बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में सबसे पहले बिजनेस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फिर इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन, रीडिजाइनिंग द एग्जिस्टिंग वर्कफ्लोस। रिकंस्ट्रक्शन, रीडिजाइनिंग द एग्जिस्टिंग वर्कफ्लोस। फिर उसमें आप चार्टो इंडस्ट्री के बारे में लिखेगा जो सिखाया गया था। बैंकिंग इंडस्ट्री में द की सक्सेस फैक्टर इज मोबिलाइजिंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग ऑफ मनी। इंश्योरेंस में हाउ टू सेट कंपेटिटिव प्रीमियम एंड स्टिल मैनेज टू अर्न प्रॉफिट इवन आफ्टर सेटलमेंट ऑफ क्लेम।
एफएमसीजी तो एक ही चीज है, ब्रांड मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इनोवेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब डिवाइडिंग अ पीस ऑफ वर्क इनटू स्मॉल, डिवाइडिंग अ वर्क इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस एंड असाइनिंग टास्क टू ईच वर्कर। ये गुड है कि बैड है? बैड है, क्योंकि इससे एम्प्लॉय नैरो माइंडेड हो जाता है, वो खाली अपना, हाँ। अब जैसे हम क्या बोले, आजकल मॉडर्न जमाना में गूगल वगैरह लोग क्या कर रहे हैं, सबको सब कुछ आना चाहिए। फीचर्स ऑफ बीपीआर सेम है। अच्छा, फीचर्स ऑफ बीपीआर में हम आपको पॉइंट 1 2 3 करके लिखवा दिए थे ना, वेरी स्लो। पे 98 में देखो फीचर्स ऑफ बीपीआर, पॉइंट नंबर 1, बीपीआर मीन स्टार्टिंग ऑल ओवर, स्टार्टिंग फ्रॉम द, जो हुआ वो छोड़ो, नाउ स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच में आप लिखेगा पुटिंग असाइड द एज ओल्ड प्रैक्टिसेस which has been going on for 100 years long. It implies how work has been done so far. It implies forgetting how work has been done and thinking how it can be done the best. Point number 2, it involves fundamental rethinking. वही तुम्हारा दो फेवरेट क्वेश्चन, why do we do what we do, why do we do the way we do. फिर point number 3, radical small change की huge change. फिर ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, पॉइंट नंबर 4, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। ओके, फिर रैशनल ऑफ बीपीआर अपने पढ़े थे ना, टू स्टे अहेड ऑफ आवर कंपीटिटर्स। फिर स्टेप्स ऑफ बीपीआर में हम आपको बोले थे खाली हेडिंग याद करिएगा, अंदर में मन से लिख दीजिएगा। बताइए क्या क्या हेडिंग याद करिएगा। आप बीपीआर करने के पहले अपना ऑब्जेक्टिव तो पता करिए, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, कौन सा कस्टमर को तुम सेटिस्फाई करना चाह रहे हो, तुम्हारा एग्जिस्टिंग प्रोसेस क्या है, फॉर्मुलेट अ रीडिजाइन प्रोसेस बनाना एंड इंप्लीमेंट द रीडिजाइन। बताओ 5 स्टेप्स। आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्टिव, पहले 2 चीज को आइडेंटिफाई करो, ऑब्जेक्टिव को, कस्टमर को, प्रोसेस को, 3 चीज को आइडेंटिफाई करो लो, ऑब्जेक्टिव को, कस्टमर को, प्रोसेस को। फिर डेवलप अ न्यू प्रोसेस, इंप्लीमेंट। 3 चीज आइडेंटिफाई क्या क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव, कस्टमर, हाँ। तो आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव में आप नहीं लिख सकेंगे कि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी, अरे वही पीपीई सीपीटी, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एटसेट्रा। फिर आइडेंटिफाई योर कस्टमर, चैप्टर 1 में पढ़े थे, आइडेंटिफाई कस्टमर, हु आर आवर कस्टमर, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, व्हाट आर दे बाइंग पैटर्न। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई द कस्टमर, आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, प्रोसेस को डिफाइन कर दीजिएगा, सेट ऑफ एक्टिविटीज। फिर रीडिजाइन द न्यू प्रोसेस एंड इंप्लीमेंट इट। लिख सकेंगे मेरे प्यारे बच्चे। रोल ऑफ आईटी इन बीपीआर, कम ऑन यार, कम ऑन। रिडक्शन ऑफ टाइम, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, इंप्रूव्स एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। सेंट्रल थ्रस्ट, मेन एम ऑफ बीपीआर इज टू रिड्यूस द टोटल साइकिल टाइम, and total cycle time is the time taken to identify the customer's need till the time we take to satisfy those needs. How much time do we need to identify the need and till the time taken to satisfy the need? It is refers to total cycle time. Problems in BPR, क्या प्रॉब्लम है बीपीआर में? कॉस्ट लग जाता है, टाइम लग जाता है, कोई गारंटी नहीं है सक्सेसफुल होगा, कस्टमर लोग को हम लोग का चेंज अच्छा नहीं लग सकता है, इट डिस्टर्ब्स द एग्जिस्टिंग हायरार्की एंड इनिशियल फेजेस में क्या रहेगा, लॉस। Benchmarking, identifying the best, defending the best, and then being the best. Continual improvement. देखो benchmarking का वो जंगल वाला एग्जाम्पल लिखेंगे क्या? हाँ, फिर देखो benchmarking is a process. Benchmarking is a process of continuous improvement in search for competitive advantage. इसका स्टेप्स आपने पढ़ चुके थे। TQM, TQM is people focused management system। क्या डेफिनेशन याद करना पड़ेगा, इट इज अ पीपल फोकस्ड मैनेजमेंट दैट एम्स एट कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, एट कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट इन द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एट लोअर कॉस्ट। ये तो बोलो कॉस्ट क्या हो जाता कम। प्रिंसिपल्स गाइडिंग टीक्यूएम, सस्टेन टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, बोलो सस्टेन टॉप लेवल मैनेजमेंट कमिटमेंट, सस्टेन टॉप लेवल मैनेजमेंट कमिटमेंट। द कमिटमेंट regarding quality has to come from the top. If the top management allows even a single product having defect to leave the factory, then whatever sayings we may do, whatever preaching we may do about the quality, the employees of the factory will realize it is not practical, it is only for saying. अगर आप एक भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव फैक्ट्री से निकलने दे दिए तो आप कितना भी ज्ञानबाजी कर लो क्वालिटी को लेकर के, एम्प्लॉय लोग फॉलो करने वाला नहीं है। So there should be a zero tolerance towards defect. Focusing on कस्टमर, आपका फेवरेट ली लॉकॉक को क्या बोला,
सेटिस्फाई योर कस्टमर 3 बार बोला। प्रिवेंट करोगे कि डिटेक्ट? प्रिवेंट रेदर देन डिटेक्टिंग। यूनिवर्सल क्वालिटी होना चाहिए, हर एक प्रोडक्ट में क्वालिटी होना चाहिए, एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना चाहिए क्या? देखो फिर हमें क्वेश्चन लिखवाए थे, हाउ टू कंटिन्यूस इंप्रूव दिखाई दे रहा है क्या? बाय डेवलपिंग, enhancing value to customer, developing new business opportunity, reducing error, improving total cycle time, improving productivity, thinking statistically, value improve करो, supplier teaming। जो सस्ता सप्लायर देके भाग जाओ उसके पास, कि selected quality suppliers। और फिर क्या करना चाहिए अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉइज को क्या करो, ट्रेन। TQM और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, थैंक यू बोलो। क्यों थैंक यू बोल रहे हो? तुमको डिफरेंस कॉलम बना करके लिखवा दिए थे, यहां से पढ़ता तो जान चला जाता तुम्हारा। एग्जाम में डिफरेंस पैरा में लिखना है कि टैबुलर फॉर्म? टैबुलर फॉर्म। देखो लास्ट पेज में टीक्यूएम और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या? पढ़ो। टीक्यूएम, इट इज पीपल फोकस। क्या? अरे डेफिनेशन लिख देना, इट इज अ पीपल फोकस मैनेजमेंट सिस्टम विच एम्स एट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन कस्टमर सैटिस्फैक्शन, कंटिन्यू लोअरिंग द कॉस्ट। और वहां पर ट्रेडिशनल मैनेजमेंट क्या था? ओनली इंक्रीजिंग द सेल्स। टीक्यूएम फोकसेस ऑन किसके ऊपर? फटाफट बताओ। प्रिवेंटिंग द डिफेक्ट। और वहां पर क्या था? डिटेक्टिंग। यहां पर एम सेट यूनिवर्सल क्वालिटी। क्या? वहां पर ऐसा कोई एम नहीं था। यहां एम्प्लॉय को ट्रेन करता है, वहां कोई ट्रेनिंग नहीं था। ये मेजर करता है क्वालिटी को, वहां क्वालिटी मेजर नहीं होता था। ये लॉन्ग टर्म रिलेशन विद सप्लायर, वो सप्लायर को सिलेक्ट करता था जो सबसे सस्ता दे। ये लीडरशिप मोटिवेशन करता है और ये डायरेक्शन देता है। फिर सिक्स सिग्मा, दोस्तों अपने सिक्स सिग्मा पढ़े थे। सिक्स सिग्मा इज अ स्टैटिस्टिकल टूल। क्या? माय गॉड, जब एक बेल शेप्ड कर्व आता था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो सिक्स सिग्मा हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बोलो, सिक्स सिग्मा हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व व्हिच एम्स एट 99.99966% एक्यूरेसी। 99966% एक्यूरेसी मतलब 10 लाख में 4 प्रोडक्ट जो है वो खाली डिफेक्ट होगा। मतलब 10 लाख में खाली 4, मतलब डिफेक्ट ना के बराबर हो रहा है। तो इट इज ऑलमोस्ट व्हाट? परफेक्ट। सिक्स सिग्मा का कितना थीम था? वेरी स्लो, वेरी गुड। सिक्स सिग्मा इसलिए कितना थीम था? 6। दोस्तों अपने सिक्स सिग्मा का 6 थीम्स पढ़े थे पे नंबर 104 में। 6 थीम्स ऑफ सिक्स सिग्मा नहीं दिखाई दिया होगा। पे नंबर 104 का बीचों बीच 6 themes of Six Sigma. What are the 6 themes of Six Sigma? Genuine focus on किसके ऊपर? कस्टमर। Theme 1 genuine focus on customer. Theme 2 data and fact driven management. मैनेजमेंट हवा पे डिसीजन ले लेगा कि डेटा देख करके। Theme 3 processes are where action is. जहां क्या होगा, हाँ जहां एक्शन है वहां प्रोसेस बनाओ। प्रोसेस मत बनाओ हर जगह, प्रोसेसेस वहीं बनाओ एक्शन है। थीम 4 प्रोएक्टिव मैनेजमेंट रखेंगे ना। थीम 5 बाउंड्रीलेस कोलैबोरेशन मतलब ग्लोबलाइजेशन। एंड थीम 6 ड्राइव फॉर परफेक्शन यानी 99.99966%। शेडो थीम बताओ, जाने नहीं देंगे। 6 थीम्स ऑफ सिक्स सिग्मा बताओ। फोकस ऑन कस्टमर, डेटा एंड फैक्ट ड्रिवन मैनेजमेंट। फोकस ऑन कस्टमर, डेटा एंड फैक्ट ड्रिवन मैनेजमेंट। प्रोएक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए। प्रोसेसेस आर वेयर एक्शन इज। बाउंड्रीलेस कोलैबोरेशन एंड ड्राइव फॉर परफेक्शन। बाउंड्रीलेस कोलैबोरेशन मतलब ग्लोबलाइजेशन एंड ड्राइव फॉर परफेक्शन मतलब 99.99966% एक्यूरेसी। ऊपर में देखो व्हाट्स न्यू अबाउट सिक्स सिग्मा दिखाई दे रहा है क्या? व्हाट्स न्यू अबाउट सिक्स सिग्मा? एक्चुअली नथिंग न्यू। याद है ऐसे ही बोले थे, एक्चुअली नथिंग, बट एग्जाम में ऐसे लिखेगा नथिंग न्यू नहीं लिखेगा, इट इज कस्टमर फोकस। एंड ये ह्यूज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है। वो जो पगला सीईओ था ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का सीईओ, बोला कि इतना ज्यादा ये रिटर्न देता है कि $2 बिलियन कमा लिया। 1 बिलियन मतलब मुंडू 10 करोड़, 100 करोड़। 1 मिलियन इज 10 लाख। 1 मिलियन इज 10 लाख, बट 1 बिलियन इज 100 करोड़। तो 200 करोड़ वो भी डॉलर कमाया। 200 करोड़ डॉलर मतलब समझ जाओ लगभग 14,000 करोड़ रुपया। 200 करोड़ डॉलर मतलब 14,000 करोड़ रुपया ये खाली कमा लिया सिक्स सिग्मा फॉलो करके। समझ में आया? पॉइंट नंबर 3 सिक्स सिग्मा चेंजेस हाउ मैनेजमेंट ऑपरेट। इट मेक्स द मैनेजमेंट व्हाट? प्रोएक्टिव। व्हाट्स न्यू अबाउट सिक्स सिग्मा? 3 का पॉइंट बताओ। कस्टमर फोकस, प्रोड्यूसेस मेजर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। $2 बिलियन कमा लिया जी। चेंजेस हाउ मैनेजमेंट ऑपरेट्स। फिर पे नंबर 103 में आओ, रिवर्स में। पे नंबर 103 हाउ मेनी मेथड्स ऑफ सिक्स सिग्मा आर देयर?
क्या क्या 2 मेथड्स ऑफ सिग्मा? डीमैक एंड डीएमएडीवी। डीमैक में सबसे पहले क्या करते हैं अपने? डीमैक में डीमैक डीएमएडीवी एक्रोनिम है। डी फॉर क्या है? डिफाइन द क्वालिटी, डिफाइन द क्वालिटी दैट वी वांट टू गिव, डिफाइन द क्वालिटी दैट वी वांट टू गिव। पढ़ो ना, देखो लिखवाया हुआ है, पढ़ो। डिफाइन में देखो क्या लिखवाया हुआ है, द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट दैट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू डिलीवर टू कस्टमर्स। फिर अपना औकात मेजर करो, मेजर द एग्जिस्टिंग क्वालिटी। फिर एनालाइज क्या करोगे? डिफरेंस, डेविएशन बिटवीन डिफाइंड क्वालिटी एंड मेजर क्वालिटी। अगर थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है तब तो इंप्रूव कर लो, इंप्रूव करने के बाद कंट्रोल। और अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्वालिटी में, जो तुम्हारा डिफाइंड क्वालिटी है और जो तुम्हारा मेजर्ड क्वालिटी है, बोलो डिफाइंड क्वालिटी है और मेजर्ड क्वालिटी है, पहले क्या किया? डिफाइन, फिर क्या किया? मेजर, फिर क्या किया? एनालाइज। क्या एनालाइज किया? डेविएशन। एनालाइज द डेविएशन बिटवीन डिफाइंड एंड मेजर। बहुत ज्यादा है, वो इंप्रूव नहीं हो सकता, तो डिजाइन करो एक नया प्रोडक्ट को और फिर उस प्रोडक्ट को क्या करो? वेरीफाई। अब याद आएगा डीमैक डीएमएडीवी? इसका क्वेश्चन आंसर पाएंगे। क्वेश्चन 1 फिल इन द ब्लैंक्स है, लिखा हुआ है वहां पर, पढ़ लेना। क्वेश्चन 2 में आओ। क्वेश्चन 2 करेक्ट इनकरेक्ट फटाफट एकदम। पॉइंट नंबर 1, री इंजीनियरिंग मींस पार्शियल मॉडिफिकेशन कि टोटल डिकंस्ट्रक्शन। लिख दो आई इनकरेक्ट फटाफट एकदम। पॉइंट नंबर बी, बीपीआर इज एन अप्रोच टू मेंटेन द ग्रोथ। बीपीआर से ग्रोथ मेंटेन होगा कि ग्रोथ हो ही नहीं रहा था, तो मेंटेन कहां से होगा? इनकरेक्ट। मेन फोकस ऑफ सिक्स सिग्मा इज ऑन शेयर होल्डर कि कस्टमर्स? लिख दो इनकरेक्ट। फोकस ऑफ सिक्स सिग्मा इज ऑन कस्टमर, करेक्ट। पॉइंट नंबर, बेंचमार्किंग एंड बिजनेस प्रोसेस सेम। सेम होता तो हम लोग 2 अलग अलग क्लास क्यों पढ़ते? इनकरेक्ट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट रिक्वायर्ड टू हैव स्ट्रेटजी। इनकरेक्ट। बोलता है जो प्रॉफिट नहीं कमाता उसको स्ट्रेटजी नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। ई कॉमर्स ओपन्स अ होस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, करेक्ट। ई कॉमर्स से बहुत अपॉर्चुनिटी मिल गया। बेंचमार्किंग इज रेमेडी फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। नो, ऑल द प्रॉब्लम्स कैसे? अब जैसे जिसका धंधा चल ही नहीं रहा है उसको बेंचमार्किंग करना चाहिए कि बीपीआर करना चाहिए? तो इनकरेक्ट। बेंचमार्किंग विल कीप यू अहेड ऑफ योर कंपटीटर, बट इफ यू रिक्वायर बीपीआर यू हैव टू डू बीपीआर। क्वेश्चन नंबर 3 का ए में आओ। डिफाइन टीक्यूएम कर सकेंगे? इंटरनेट के बारे में लिख सकेंगे? डिफरेंस बिटवीन टीक्यूएम एंड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिस लिखवाया हुआ मेरा। पॉइंट नंबर डी, यूज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन एजुकेशनल टेक्निक्स जो है वो यहां पर सॉल्व है, इसका यहां से पढ़ लेना आंसर। इसका पॉइंट नंबर डी पेज नंबर 108 में और मार्क कर लो कि एजुकेशनल टेक्निक लोग कैसा फॉलो करता है। देखो और पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे बारे में इसलिए पढ़ते हैं। देखो ये सब स्ट्रेटजीज हम लोग फॉलो करते हैं कि नहीं, देखो तो देखो बताना। हाँ, पेज नंबर 108 पॉइंट नंबर डी एजुकेशनल, उसका पहला टिक पढ़ो, गेटिंग बेटर नेम एंड रिकॉग्निशन। क्या हम लोग करते हैं? हाँ, क्या एक ब्रांड नेम बनाने का चेष्टा रहता है ऑर्गेनाइजेशन लोग का? हाँ, क्या हम लोग का ब्रांड नेम है? बोलिए, थैंक यू। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अट्रैक्टिंग टैलेंटेड स्टूडेंट। डू वी विश टू अट्रैक्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स? यस। नहीं समझा? हम लोग तो विश ही करते। हम क्या बोलते हैं? जिसको नहीं पढ़ना है कोर्स छोड़ दो। पहले बोलते हैं ना कि जिसको पढ़ना है वही आओ क्लासेस में। डिजाइनिंग द करिकुलम इन सच अ वे टू प्रोवाइड बेटर सिटीजनरी एंड एम्प्लॉयबिलिटी। हाँ, तुमको हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि बाहर में तुमको जॉब वगैरह मिल सके। हाँ, क्या प्रैक्टिकल फ्लेवर देते हैं पढ़ाते समय? अपॉइंटिंग एंड रिटेनिंग द क्वालिटी फैकल्टी फॉर टीचिंग। जो तुम लोग का टीचर है वो ऐसे ही है कि ट्रेमेंडस नॉलेज वाला, ऑल इंडिया रैंक 1 वाला। समझ रहे हैं? समझे? तो एमए लिमिटेड देखो हमको कब से रख के रखा, जाने नहीं देता। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर चैलेंजेस बाय कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये सब स्ट्रेटजी हम लोग को फॉलो करना चाहिए एजुकेशन वाले लोगों को, ठीक है। और फिर पॉइंट नंबर एफ टीक्यूएम के बारे में पूछा है, उसका 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने बोला है। फिर पॉइंट नंबर जी डीमैक डीएमएडीवी। फिर एच में रोल ऑफ आईटी, आई में भी वही आईटी। लिख सकेंगे आईटी के बारे में? एक बुक पढ़े होंगे आईटी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जा। 4 का तो क्वेश्चन है बेटा सर, 4 क्वेश्चन बोलने का है एक्चुअल में 30-40। 4 क्वेश्चन में आओ। 4th में
रोल ऑफ आईटी इन बीपीआर, अरे पढ़े थे ना रोल ऑफ आईटी इन बीपीआर, कंप्रेशन ऑफ टाइम, compression of time improves efficiency, restructuring relationship, reduces geographical boundary. What is TQM and compare it with traditional management practice. ठीक है, फिर ई कॉमर्स के बारे में पूछा है, फिर स्ट्रेटजी मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेड इन नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एग्जांपल दे देना वो एजुकेशन वाला। ओके, ये हम लोग का रिवीजन कंप्लीट हुआ। द बॉल इज इन योर कोर्ट, अच्छे से पढ़िएगा, द सक्सेस विल बी योर्स। थैंक यू, बाय बाय।